हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रीडिंग में। स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल, जो कि आने वाले एग्जाम आरओ, एआरओ और यूपीपीएससी जैसे टॉपिक्स में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो अभी तक हमने उत्तर प्रदेश से संबंधित 10 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आज का 11वां चैप्टर है उत्तर प्रदेश का इतिहास। तो उत्तर प्रदेश के इतिहास में हम प्राचीन इतिहास से लेकर मॉडर्न हिस्ट्री तक पढ़ने वाले हैं। बस आप सभी हमारे साथ बने रहें और वीडियो को लास्ट में एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर जरूर करें। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हम आपको थोड़ा सा पीछे रिवीजन करवाना चाहेंगे कि अभी तक हमने 10 टॉपिक में क्या क्या पढ़ लिया है। उत्तर प्रदेश के इन 10 टॉपिकों में हमने पढ़ा है उत्तर प्रदेश संक्षिप्त अवलोकन। लास्ट में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे उसे देखा है। इसके बाद सेकंड चैप्टर पढ़ा था भौतिक विन्यास, उत्तर प्रदेश का भौतिक विन्यास। तीसरा था उत्तर प्रदेश की जलवायु मृदा। चौथा था उत्तर प्रदेश की प्राकृतिक वनस्पतियां, वन एवं वन्य जीव। पांचवा था नदियां एवं झीलों व आर्द्र भूमियां। और छठा था कृषि एवं पशुपालन। सातवां था सिंचाई एवं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। इसके बाद आठवां था उद्योग। नौवां था खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। 10वां था परिवहन एवं पर्यटन। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया है और इसके बाद लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट, आज की क्लास थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि हम इतिहास से संबंधित, उत्तर प्रदेश से संबंधित जो प्राचीन से लेकर आधुनिक तक जितने भी प्रश्न उत्तर प्रदेश से संबंधित है सबको एक साथ में आज सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि हम एक दिन में एक टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं, उसके बाद हमारा थोड़ा सा और टॉपिक बचता है। फिर हम उत्तर प्रदेश स्पेशल से समाप्त करने के बाद हम आपको डायरेक्ट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे आरओ, एआरओ, यूपीएससी से संबंधित सब सॉल्व करा देंगे। तो इन टॉपिकों को हमने अच्छे से कवर किया है। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज प्ले लिस्ट में वीडियो सेव है यूपी स्पेशल के नाम से, आप उसको जरूर देखें, जिसमें आपको फिगर की आवश्यकता पड़ती थी। मैंने फिगर से समझाया, जैसे उत्तर प्रदेश का विस्तार, इसे एक दृष्टि में इसकी उत्तर से दक्षिण लंबाई या उत्तर से पूर्व इसका कौन सा जिला है, सब कुछ एक ही साथ हमने एक्सप्लेन कर दिया है विद फिगर के साथ। तो आज हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश का इतिहास। उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। बस आप सभी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और अच्छे अच्छे कमेंट जरूर करना, जिससे कि मैं आने वाले वीडियो को भी पूरा अच्छे से कंप्लीट करा सकूं। ठीक है, तो शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश का इतिहास। अब देखते हैं कि जो प्राचीन काल में जो प्रमुख स्थान थे उत्तर प्रदेश में किस नाम से जाने जाते थे, और यहाँ पे जो है प्रमुख खाद्यान्न पदार्थ कौन कौन से या किस प्रकार की जो है प्राचीन कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, इन सभी के बारे में एक बार आपको थोड़ा सा मैप में दिखा देंगे। फिर इसके बाद हम आपको थ्योरी क्लास देंगे। तो चलिए देखते हैं। पहले ये उत्तर प्रदेश का पूरा मैप हो जाता है, इसमें जो है आपको महत्वपूर्ण क्या पढ़ना है तो बता देते हैं। अभी फिर मैं आगे ये सभी लिख कर रखा हूँ। तो जैसे मेरठ में एक जगह है आलमगीरपुर, ठीक है। मेरठ जो है, मेरठ में आलमगीरपुर जगह था जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित या सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी भाग था। ठीक है, जैसे हर किसी मैप में 4 भाग होते हैं, तो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे पूर्वी वाला भाग था वह जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पड़ता था तो मेरठ जिले में पड़ता था, जिसका क्या नाम था आलमगीरपुर। यहाँ पर जो है आलमगीरपुर से कपास उगाने के साक्ष्य मिले हैं। ये पॉइंट याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछ सकता है कि मेरठ से जो है प्राचीन काल में किस फसल के उगाने के साक्ष्य मिले हैं, तो सही जवाब हो जाएगा आपका कपास का। ठीक है, तो ये सभी भारत के जो है उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक स्थलों के बारे में जो भी जगह होगी मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगा। एक बार फिर देखते हैं। उत्तर प्रदेश में एक जगह है, एक जिला है संत कबीर नगर। संत कबीर नगर, तो यहाँ पे क्या मिला था, यहाँ पे एक स्थान है लहुरा देव, यहाँ से जो है प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य मिले हैं। पहले यह स्थान जो है प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य कहाँ से मिला था, तो पाकिस्तान के लरकाना जिले से जो है सबसे प्राचीन कृषि के साक्ष्य मिले थे। लेकिन अभी जो है जल्द में खोज होने के कारण अब यह स्थान चेंज हो गया है। तो अब यह जो है सबसे प्राचीन कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिल गए हैं, लहुरा देव, जो कि संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद हम देखते हैं कुशीनगर। कुशीनगर क्यों फेमस है, क्योंकि यहाँ पर जो है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, यानी कि उनकी मृत्यु हुई थी और महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण। फिर हम देखते हैं प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़ में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो है यहाँ से बनता है प्रतापगढ़ से, लेकिन उससे पहले हम वाराणसी को सॉल्व कर लेते हैं। वाराणसी में जो है महत्वपूर्ण स्थान क्या है, सारनाथ
यहीं पर जो है महात्मा बुद्ध का प्रथम उपदेश दिया गया था। यानी कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? वाराणसी में, जिसे क्या कहा जाता है? इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है आपका प्रयागराज से और प्रतापगढ़ से। इन दोनों स्थानों को देखेंगे और इन्हीं दोनों से ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं किसी भी एग्जाम में हो, चाहे यूपी स्पेशल हो या ना हो, तब भी जो है अगर प्राचीन इतिहास से क्वेश्चन पूछा जाता है तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन प्रतापगढ़ और प्रयागराज से पूछे जाते हैं। बस आप सभी को ध्यान से देखना, मेरे साथ बने रहना है। बार बार पढ़ने से अच्छा है एक ही बार में कंप्लीट कर लें। यह वीडियो थोड़ी बड़ी बनेगी, पहले ही बता दे रहा हूँ, और कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो बस मेरे साथ अपना समझ दीजिए, मैं आपको अच्छा सा सिलेक्शन जरूर दूंगा इस टॉपिक से। देखिए तो प्रतापगढ़ में क्या है, एक स्थान है जिसका क्या नाम है? सराय नाहर राय। सराय नाहर राय से जो है क्या मिला है? तो 14 समाधान के साक्ष्य मिले हैं। ये पॉइंट याद रखना कि प्रतापगढ़ के एक जगह है जिसका क्या नाम है? सराय नाहर राय से 14 समाधानों के साक्ष्य मिले हैं। और एक स्थान और है मगदहा। मगदहा से क्या मिला है? तो गारतावास के साक्ष्य, हड्डियों के आभूषण, मृग श्रृंग के छल्लों की माला, जो हिरन होते हैं उनके हड्डियों की छल्लों की माला मिला है। कहाँ से? मगदहा से। गर्तावास के साक्ष्य भी मिले हैं और हड्डियों के आभूषण भी मिले हैं। नेक्स्ट हो जाता है आपका प्रयागराज। प्रयागराज में एक जगह है चौपानी मांडो। चौपानी मांडो से क्या मिला है? तो झोपड़ियों एवं मिट्टियों के बर्तन के अवशेष मिले हैं। झोपड़ी और मिट्टी के अवशेष के बर्तन कहाँ से मिले हैं? चौपानी मांडो। और इसके बाद प्रयागराज में ही एक जगह है कोल्डी हवा। कोल्डी हवा से क्या मिला है? चावल के प्राचीनतम साक्ष्य। चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? प्रयागराज के किस स्थान से? तो कोल्डी हवा स्थान से यह साक्ष्य मिला है। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे पूरे तथ्यों के साथ उत्तर प्रदेश के बारे में। तो उत्तर प्रदेश के मेरठ तथा सहारनपुर जिले से ताम्रपाषाणिक संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ताम्रपाषाणिक संस्कृति के साक्ष्य उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्राप्त हुए हैं? मेरठ और सहारनपुर से। इसके बाद उत्तर प्रदेश में पुरापाषाण कालीन सभ्यता के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? सोनभद्र के सिंगरौली घाटी से, प्रयागराज के बेलन घाटी से, चकिया जो कि चंदौली में है, इन सभी स्थानों से जो है पुरा स्थलों से प्राप्त हुए हैं। तो पाषाणकालीन सभ्यता के साक्ष्य जो है पुरा स्थल कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सोनभद्र के सिंगरौली घाटी से, प्रयागराज की बेलन घाटी से और चंदौली से प्राप्त हुए हैं। अब देखते हैं कि बेलन घाटी के लोहदा नाला, बेलन घाटी कहाँ पे है? मैंने बताया था प्रयागराज में है। तो बेलन घाटी के लोहदा नाला क्षेत्र से पाषाण उपकरणों के साथ साथ अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा भी प्राप्त हुई है। पाषाण उपकरण मतलब होता है जो पत्थर के औजार बनाए जाते हैं, उनसे निर्मित जो है मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। कहाँ से? बेलन घाटी के लोहदा नाला क्षेत्र से। ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है हमारा पूरा पाषाण कालीन सभ्यता के लगभग सभी उपकरण क्वार्टजाइट पत्थरों से निर्मित हैं। तो पूरा पाषाण कालीन सभ्यता के लगभग सभी उपकरण किस पत्थर से निर्मित है? तो क्वार्टजाइट पत्थरों से निर्मित है। क्वार्टजाइट पत्थर कहाँ पर पाए जाते हैं? तो मिर्जापुर, सोनभद्र, इन सभी एरिया में जो है क्वार्टजाइट पत्थर पाए जाते हैं। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश में मध्य पाषाण कालीन संस्कृति के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो प्रतापगढ़ के सराय नाहर राय तथा मगदहा नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश में मध्य पाषाण कालीन संस्कृति के साक्ष्य जो है प्रतापगढ़ के सराय नाहर और तथा मगदहा नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सराय नाहर राय में उत्खनन कार्य किसने करवाया था? तो सही जवाब आपका हो जाएगा प्रोफेसर GR शर्मा ने कराया था। इसके बाद देखते हैं सराय नाहर से 14 समाधान मिले हैं। मैंने आपको मैप में भी दिखाया था। तो सराय नाहर से 14 समाधान मिले हैं, जिनमें मृतक के सिर पश्चिम दिशा की तरफ यहाँ से 8 गर्त चूल्हे भी प्राप्त हुए हैं। इसको ध्यान से देखें कि सराय नाहर से 14 समाधान मिले हैं, जिनमें जो मृतक थे उनका सिर जो है पश्चिम दिशा की तरफ था और यहाँ से जो है 8 गर्त वाले चूल्हे भी प्राप्त हुए हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से देखें कितनी अच्छी तरह से बन रहा है। 14 समाधान और इसके बाद मृतक का जो सिर था वो पश्चिम दिशा की तरफ था और यहाँ से 8 गर्त वाले चूल्हे भी मिले हैं सराय नाहर से। ये पॉइंट आप क्लियर करेंगे। नेक्स्ट हो जाता है आपका प्रतापगढ़ के स्थल मगदहा से गारतावास के साक्ष्य के साथ साथ हड्डियों की अनेक कलात्मक वस्तुएं, जो मृग श्रृंग के छल्लों की माला और हड्डियों के आभूषण मिले हैं। तो आपको सराय नाहर
और इसके बाद मगदहा, जो दोनों सरायनहर और मगदहा ये दोनों स्थान कहाँ पे हैं, प्रतापगढ़ जिले में है। इन दोनों को ध्यान से देखना है कि जो है सरायनहर से क्या क्या मिला है और इसके बाद मगदहा से क्या मिला है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप क्लियर करेंगे। अब आगे देखते हैं कि मगदहा से 12 और क्या मिला है। मगदहा से 12 सिंघा, भैंस, हाथी, गैंडा, सूअर, कछुआ के अवशेष भी मिले हैं। ठीक है, ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे। तो मगदहा से 12 सिंह, भैंसा, हाथी, गैंडा, सूअर, कछुआ के अवशेष भी मिले हैं, ये पॉइंट याद रखेंगे। इसके बाद प्रतापगढ़ के दमदमापुरा स्थल से हड्डी एवं सींग के उपकरण व आभूषण, गर्त चूल्हे तथा 41 समाधान मिले हैं। 41 समाधान कहाँ से मिले हैं, दमदमा से, और 14 समाधान कहाँ से मिले हैं, तो 14 समाधान मिले हैं सरायनाहर राय से। ये आप याद रखेंगे, दोनों को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट हो जाता है हमारा मध्य पाषाण संस्कृति के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो मिला है प्रयागराज जनपद के मेजा तहसील के चौपानी मांडो से, जो है पूरा स्थल से झोपड़ियों एवं मिट्टी के बर्तनों के साक्ष्य मिले हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। तो मध्य पाषाणकालीन संस्कृति के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो प्रयागराज के चौपानी मांडो से मिले हैं। और कौन सा साक्ष्य मिला है, तो झोपड़ी और मिट्टी के बर्तन, यह स्थान चौपानी मांडो से मिला है, जो कि मध्य पाषाणकालीन संस्कृति के साक्ष्य हैं। अब हम आगे देखते हैं। प्रदेश में नवपाषाणकालीन सभ्यता के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो प्रदेश में नवपाषाणकालीन सभ्यता के साक्ष्य मिर्जापुर, सोनभद्र, बुंदेलखंड, प्रतापगढ़ में मिले हैं। किस काल में कौन से साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, मैंने आपको बता दिया। आपका सबसे नवपाषाण काल के बारे में बता दिया कि मिर्जापुर, सोनभद्र, बुंदेलखंड, प्रतापगढ़ से इसके साक्ष्य मिले हैं, जो कि ये सभी स्थल कहाँ पे हैं, उत्तर प्रदेश में है। क्योंकि हम उत्तर प्रदेश इतिहास पढ़ रहे हैं, तो इस बारे में सिर्फ जो है संबंधित विषय उत्तर प्रदेश से ही पढ़ेंगे। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल कहाँ पे है, तो यह उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। मैंने बताया था कि नवीनतम जो खोज के अनुसार, खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे प्राचीनतम कृषि साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो संत कबीर नगर जिले के लहुरा देवस्थान से यह प्राप्त हुआ है, जहां से 9000 ईसा पूर्व से लेकर 8000 ईसा पूर्व के मध्य चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इन खोजों पर यह पाया गया कि जो है लहुरा देव में जो धान के साक्ष्य मिले हैं वह 9000 ईसा पूर्व से लेकर 8000 ईसा पूर्व के यहाँ पर जो है धान उगाया जाता रहा होगा। नेक्स्ट है, इस नवीन खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान में है, को माना जाता था। इस स्थल से जो है 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। मैंने आपको बताया था कि जो है पहले क्या माना जाता था, भारतीय उपमहाद्वीप जो है, पहले पाकिस्तान जो है ये भारतीय उपमहाद्वीप का ही भाग था। तो सबसे पहले चावल के साक्ष्य का प्रमाण मेहरगढ़ से मिला था, लेकिन जो नवीन खोज हुआ है अब उसमें बता दिया गया है कि जो चावल का सबसे प्राचीन साक्ष्य मिला है वह लहुरा देव से मिला है, जो कि संत कबीर नगर जिले में स्थित है। अब आगे देखते हैं कोल्डी हवा से। कोल्डी हवा जो प्रयागराज में है, तो कोल्डी हवा से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य वाला स्थल माना जाता है। कोल्डी हवा में चावल के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य वाला प्रमाण माना जाता है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है, प्रदेश में हड़प्पा कालीन साक्ष्य आलमगीरपुर, हुकास, मांडी गांव आदि से प्राप्त हुआ है। प्रदेश में जो हड़प्पा यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित साक्ष्य कहाँ से मिले हैं उत्तर प्रदेश में, तो आलमगीरपुर से, हुकास से, मांडी गांव से, इन सभी जगहों से जो है हड़प्पा कालीन साक्ष्य मिला है। आलमगीरपुर हड़प्पा सभ्यता के पूर्वी विस्तार को प्रकट करता है। मैंने आपको बताया था कि जो हड़प्पा सभ्यता था उनके 4 दिशाओं में जो सबसे पूर्वी दिशा था हड़प्पा सभ्यता का वह था आलमगीरपुर, और आलमगीरपुर कहाँ पर स्थित है, उत्तर प्रदेश में। अब देखते हैं कि जो है आलमगीरपुर से ही कपास उगाने का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त है, ये भी आप याद रखेंगे। प्राचीन काल में गंगा के मैदान में स्थित उत्तर प्रदेश के मध्य देश कहलाता था। प्राचीन काल में जो गंगा का मैदान था उसमें उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र स्थित था उसे क्या कहते थे, उसे मध्य देश कहते थे। नेक्स्ट है आपका
उत्तर वैदिक संस्कृति का मुख्य केंद्र क्या था? तो उत्तर वैदिक संस्कृति का मुख्य केंद्र था मध्य देश, जिसे गंगा के मैदान में स्थित जो भूमि था उसे उत्तर प्रदेश का मध्य देश कहते थे। तो उत्तर वैदिक संस्कृति का मुख्य केंद्र हो जाएगा आपका मध्य देश। नेक्स्ट है आपका बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय योम। बौद्ध धर्म का बौद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो यह है अंगुत्तर निकाय योम। जैन ग्रंथ कौन सा है? तो यह भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। 16 महाजनपदों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो जैन धर्म के भगवती सूत्र में, और इसके बाद बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं कि 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद आधुनिक उत्तर प्रदेश में स्थित है। 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। जो उत्तर प्रदेश का वास्तविक अब नक्शा दिखता है आपको, उसमें जो है 8 महाजनपद स्थित हैं। वो 8 महाजनपद कौन कौन से हैं? कुरुक्षेत्र, काशी, पांचाल, कौशल, मल्ल, चेदी, वत्स और सूरसेन। ये सभी 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित है। और मैंने आपको बता दिया कि जो 16 महाजनपद थे, इनका जो है उल्लेख किस ग्रंथ में मिला है? तो बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में और जैन धर्म के भगवती सूत्र में इन 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अब आगे देखते हैं हम सभी उत्तर प्रदेश के महाजनपद, यानी कि उत्तर प्रदेश में जो 8 महाजनपद स्थित हैं वो उत्तर प्रदेश के किस भाग में है, ये मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये जो पिंक कलर से है, ये पूरा ध्यान से देखेंगे तो आपको उत्तर प्रदेश का पूरा मैप का विस्तार दिख जाएगा। ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश में जो महत्वपूर्ण 8 महाजनपद हैं। तो सबसे पश्चिमी भाग में देखते हैं। तो सबसे पश्चिमी भाग में उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले कुरु महाजनपद के अंतर्गत आते थे? तो कुरु महाजनपद के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले आते हैं? बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर। ये 4 महाजनपद कुरु महाजनपद के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के ये 4 जिले बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, ये कुरु महाजनपद के अंतर्गत आते थे। और कुरु महाजनपद की राजधानी क्या है? तो यह है इंद्रप्रस्थ। इसके बाद हम यही सॉल्व कर लेते हैं। सूरसेन जो है सिर्फ उत्तर प्रदेश के एक ही जिले में फैला हुआ था, जिसका क्या नाम था? मथुरा, और इसकी राजधानी भी मथुरा ही है। तो सूरसेन की राजधानी मथुरा है और यह सिर्फ मथुरा में ही फैला था यह महाजनपद। तो दो महाजनपद पश्चिम में। इसके बाद अब देखते हैं उत्तर में कौन कौन से महाजनपद हैं। तो पांचाल महाजनपद जिसकी राजधानी है अहिछत्र। पांचाल महाजनपद जिसकी राजधानी है अहिछत्र, यह उत्तर प्रदेश के 3 जिलों में फैला था, जिसका क्या नाम है? बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद। बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, इन 3 जिलों को जोड़कर जो है पांचाल महाजनपद बनता था, जिसका क्या नाम था? अहिछत्र। तो हमने तीसरे महाजनपद को भी सॉल्व कर लिया। अब हम देखते हैं चौथे महाजनपद को, कौशल महाजनपद। कौशल महाजनपद की राजधानी का नाम क्या है? श्रावस्ती। कौशल महाजनपद की राजधानी का नाम है श्रावस्ती। और कौशल के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले आते हैं? तो पहला हो जाएगा बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, अयोध्या, अकबरपुर। ध्यान से देखें, अकबरपुर, अयोध्या, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, इन सभी 6 जिलों को मिलाकर जो है कौशल महाजनपद बनता था, जिसकी राजधानी हुआ करती थी श्रावस्ती। ये हमारा हो गया चौथा महाजनपद। अब हम 5वें महाजनपद के बारे में देखते हैं। तो 5वां महाजनपद था मल्ल महाजनपद। मल्ल महाजनपद जिसकी राजधानी हुआ करती थी कुशीनगर। अब जो है मल्ल महाजनपद में उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले शामिल हैं? तो कुशीनगर और देवरिया। कुशीनगर, देवरिया, ये 2 जिले उत्तर प्रदेश के मिलके मल्ल महाजनपद बनाते थे, जिसकी राजधानी होती थी कुशीनगर। अब हम देखेंगे अपने 6वें महाजनपद को, लिख देता हूँ। ये हो गया आपका 6वां महाजनपद, जो था काशी महाजनपद। काशी महाजनपद की राजधानी का नाम था वाराणसी। और काशी महाजनपद में उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले शामिल थे? तो संत रविदास नगर। देखें, साराना, तो आपका हो जाएगा संत रविदास नगर, वाराणसी, मिर्जापुर, चंदौली। तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट जो है उत्तर प्रदेश के काशी महाजनपद का निर्माण करते थे, और काशी महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी वाराणसी। ये आपका 6वां हो गया। अब हम 7वां देखने वाले हैं। 7वां है आपका वत्स महाजनपद। वत्स महाजनपद जिसकी राजधानी है कौशाम्बी। वत्स की राजधानी है कौशाम्बी। और वत्स महाजनपद में उत्तर प्रदेश के 2 जिले सम्मिलित थे। एक तो आपका खुद कौशाम्बी हो जाएगा और दूसरा प्रयागराज।
कौशाम्बी और प्रयागराज ये वत्स महाजनपद का निर्माण करते थे, जिसकी राजधानी हुआ करती थी कौशाम्बी, और यह हो जाता है आपका उत्तर प्रदेश का 7वां जिला। अब 8वें जिले के बारे में देखते हैं, 8वें महाजनपद के बारे में देखते हैं। तो 8वां महाजनपद हो जाता है आपका चेदी महाजनपद। चेदी महाजनपद की राजधानी होती थी शक्तिमती। तो चेदी महाजनपद की राजधानी का नाम था शक्तिमती। और चेदी महाजनपद में उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले सम्मिलित थे? चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर। एक बार फिर से देखेंगे, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, चित्रकूट, ये सभी जो है 5 जिले मिलकर चेदी महाजनपद बनाते थे। और वर्तमान में जो है उस समय जो है चेदी महाजनपद की राजधानी का नाम था शक्तिमती। एक बार मैं आपको अच्छे से यहाँ पर बता देता हूँ, मैंने लिख के रखा है। आप सभी को किसी भी प्रकार से कोई कष्ट नहीं होगा, बस आप सभी वीडियो को देखें और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट जरूर मत करें। तो एक तरफ मैंने लिखा है महाजनपद, राजधानी और वर्तमान में इनकी स्थिति उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। तो इसे सिर्फ 2 मिनट में जल्दी जल्दी देख लेते हैं। तो मैंने 8 महाजनपद लिखे हैं, इसलिए मैं 8 के नाम नहीं लूंगा, सिर्फ कंटिन्यूस आपको बताता जाऊंगा। तो काशी महाजनपद की राजधानी होती थी वाराणसी, और यह जो है वाराणसी के आसपास के क्षेत्र में स्थित है। उसके बाद कौशल की राजधानी है श्रावस्ती, और यह अवध के क्षेत्र के आसपास विस्तारित है। और कुरु महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी इंद्रप्रस्थ, और यह दिल्ली, मेरठ, थानेश्वर के आसपास, थानेश्वर जो है हरियाणा राज्य में स्थित है। वत्स की राजधानी हुआ करती थी कौशाम्बी, और यह जो है प्रयाग के आसपास का क्षेत्र है। सूरसेन, इसकी राजधानी हुआ करती थी मथुरा, और यह मथुरा के आसपास के क्षेत्र इसमें सम्मिलित है। और मल्ल की राजधानी है कुशीनगर, और इसमें जो है देवरिया और कुशीनगर क्षेत्र शामिल हैं। और चेदी की राजधानी हुआ करती थी सुक्तिमती या सोत्थीवती। चेदी की राजधानी क्या होती थी? सुक्तिमती या फिर सोत्थीवती, दोनों याद रखेंगे। और यह जो है बुंदेलखंड का क्षेत्र था। और पांचाल की राजधानी है अहिछत्र, और इसके अंतर्गत बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद आते हैं। तो हमने 8 महाजनपद को देख लिया है। आपको स्क्रीनशॉट करना है तो आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में जो है कौशल यानी कि अवध का उल्लेख हुआ है। कौशल का उल्लेख किस ब्राह्मण में हुआ है? तो शतपथ ब्राह्मण में हुआ है। यह महाजनपद अवध क्षेत्र में स्थित था, जिसमें उत्तरी कौशल की राजधानी, पहले ध्यान से देखें, कौशल महाजनपद था, इसका उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में हुआ है। ये पॉइंट आप क्लियर रखेंगे। जिसमें जो है उत्तरी कौशल की राजधानी को क्या बताया गया है? श्रावस्ती, और जबकि दक्षिणी कौशल की राजधानी को कुशीनगर बताया गया है, कुशावती बताया गया। तो उत्तरी कौशल की राजधानी श्रावस्ती, और इसके बाद दक्षिणी कौशल की राजधानी कुशावती बताया गया है। यह जो है किस ब्राह्मण ग्रंथ में कहा गया है? तो यह शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में कहा गया है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट होता है हमारा 2री-3री शताब्दी में कौशाम्बी मगहों की राजधानी थी। मगहों की राजधानी जो है कौशाम्बी थी। किस शताब्दी में? तो 2री और 3री शताब्दी में। इसे आद्य नगरीय स्थल भी कहा जाता था। ठीक है, इसे आद्य नगरीय स्थल भी कहा जाता है। किसको? कौशाम्बी को, क्योंकि यहाँ पे मगहों की जो है यह राजधानी हुआ करती थी। कौशाम्बी थेरपंच का प्रमुख केंद्र भी था। जो कौशाम्बी थेरपंच का प्रमुख केंद्र भी था। क्वेश्चन पूछ सकता है कि थेरपंच का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो यह कौशाम्बी हो जाएगा। इस नगर को हूण नेता तोरमाड़ ने अधिक क्षति पहुंचाई थी। एक बार फिर से देखेंगे, कौशाम्बी जो है थेरपंथ का प्रमुख केंद्र भी था। इस नगर को हूण नेता तोरमाड़ ने अधिक क्षति पहुंचाई थी। आगे देखते हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 2 नए धर्मों, जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय हुआ। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय कब हुआ था? तो 6ठी शताब्दी में हुआ था। इन दोनों धर्मों का उत्तर प्रदेश में व्यापक प्रभाव पड़ा। आपको पता है कि जो है इन दोनों धर्मों का सबसे ज़्यादा जो है प्रभाव किस राज्य में पड़ा था? तो उत्तर प्रदेश में पड़ा था। अब देखते हैं, मथुरा जैन धर्म का एक प्रमुख केंद्र था। ठीक है, तो जैन धर्म का प्रमुख केंद्र मथुरा था। गौतम बुद्ध का अधिकांश सन्यासी जीवन उत्तर प्रदेश में ही व्यतीत हुआ था। जो महात्मा बुद्ध थे उनका अधिकांश जो है सन्यासी रूप में उनका जीवन कहाँ पे व्यतीत हुआ था? उत्तर प्रदेश में। इसी कारण उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना भी कहा जाता है। महात्मा बुद्ध के द्वारा जो है अपना अधिकतर समय उत्तर प्रदेश में बिताए जाने के कारण उत्तर प्रदेश को जो है बौद्ध धर्म का पालना भी कहा जाता है। इसके बाद देखते हैं तीर्थंकर, जिनका जन्म स्थान उत्तर प्रदेश में है। तीर्थंकर जो है किस धर्म में हुआ करते थे? तो जैन धर्म में तीर्थंकर हुआ करते थे।
अब देखते हैं कि जो महत्वपूर्ण तीर्थंकर हैं जिनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ है उनके बारे में सरसरी निगाह से देख लेते हैं। तो एक तरफ जैन धर्म के तीर्थंकर, उसके बाद इनका जन्म स्थान, तो ऋषभदेव इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? अयोध्या में। अजीतनाथ इनका भी जन्म अयोध्या में हुआ था। संभवनाथ इनका भी जो है जन्म कहाँ हुआ? श्रावस्ती में। अभिनंदन नाथ का अयोध्या में। सुमित नाथ का अयोध्या में। पदम प्रभु का कौशाम्बी में। पार्श्वनाथ का वाराणसी में। जिनके जो है प्रतीक निशान क्या था? इनका प्रतीक निशान था सांप और ऋषभदेव का प्रतीक निशान था सांड। इन्हीं दो लोगों का अधिकतर पूछा जाता है। अब देखते हैं विमलनाथ। विमलनाथ का जो है जन्म स्थान है काम्पिल्य, जो कि उत्तर प्रदेश में है। अनंतनाथ का स्थान है, जन्म स्थान है अयोध्या में। तो इन सभी महत्वपूर्ण तीर्थंकरों का जन्म जो उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में हुआ था हमने देख लिया है। अब आगे देखते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध सर्वप्रथम सारनाथ पहुंचे। ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध सर्वप्रथम सारनाथ, जिसे सारनाथ को जो है वाराणसी भी कहा जाता था और ऋषिपत्तन भी कहा जाता था। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध सबसे पहले कहाँ पहुंचे थे? तो ऋषिपत्तन पहुंचे थे, जहां अपना पहला उपदेश दिया। इस घटना को धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। जब महात्मा बुद्ध को 36 साल की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो उसके बाद वह सबसे पहले किस राज्य में, किस जिले में आए थे? तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी, जिसे ऋषिपत्तन भी कहा जाता था, वहां पर आए और वहीं पर अपना सबसे पहला उपदेश दिया। और इस उपदेश देने की घटना को धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश जो है उत्तर प्रदेश के कौशल राज्य जो महाजनपद था, तो सबसे ज़्यादा जो है अपना उपदेश किस राज्य में दिए थे? तो वर्तमान में यह स्थान कहाँ पे था? मैंने आपको दिखाया था। तो कौशल में सबसे अधिक अपनी उपदेश दिए, जो कि राजधानी थी श्रावस्ती में दिया था। तो कौशल राज्य के श्रावस्ती में सबसे अधिक उपदेश किसने दिए थे? महात्मा बुद्ध ने। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि महात्मा बुद्ध के पहले धर्मचक्र घटना को किस रूप में जाना जाता है? तो इनका प्रथम उपदेश ही धर्मचक्र परिवर्तन की घटना कहलाता है। और सबसे ज़्यादा जो है इन्होंने उपदेश कहाँ पे दिया था? कौशल की राजधानी श्रावस्ती में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि 483 ईसा पूर्व से में 80 वर्ष की अवस्था में मल्लों की राजधानी कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया। तो मल्लों की जो राजधानी हुआ करती थी कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। कब? 483 ईसा पूर्व में। उस समय उनकी उम्र थी 80 वर्ष और जब उनकी मृत्यु हुई थी तो इस घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। नेक्स्ट है आपका, बौद्ध काल में कपिलवस्तु शाक्य गणराज्य की राजधानी थी। बौद्ध काल में कपिलवस्तु शाक्य गणराज्य की राजधानी थी। कपिल ऋषि के वास स्थान से इस स्थल का नाम जो है कपिलवस्तु पड़ा। तो याद रखेंगे कि कपिलवस्तु का नाम कैसे कपिलवस्तु पड़ा है? तो कपिल ऋषि के नाम पर ही इनका नाम कपिलवस्तु रख दिया गया था। नेक्स्ट है काम्पिल्य, जो बदायूं और फर्रुखाबाद के मध्य स्थित है। ये आप देख सकते हैं, काम्पिल्य जो है वर्तमान में बदायूं और फर्रुखाबाद के मध्य स्थित था। तो इसके बारे में देखते हैं। काम्पिल्य प्राचीन काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा स्थान था? तो काम्पिल्य। नेक्स्ट है सौगौरा ताम्रलेख। सौगौरा ताम्रलेख गोरखपुर जनपद में स्थित था। सौगौरा ताम्रलेख किस जनपद में स्थित है? तो यह गोरखपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, यह अभिलेख मौर्यकालीन है। सौगौरा अभिलेख यह मौर्यकालीन है, जिससे पता चलता है कि मौर्य काल में अकाल की स्थिति में जनता को अनाज का वितरण किया जाता था। सौगौरा अभिलेख जो है यह मौर्यकालीन से संबंधित है। और यह भी पता चलता है कि जब मौर्य काल में अकाल पड़ता था तो जनता को जो है राजा के द्वारा अनाज वितरित किया जाता था। और यह सौगौरा अभिलेख जो है ताम्र अभिलेख किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है आपका, प्रयागराज के अशोक स्तंभ पर हरिसेन द्वारा रचित समुद्रगुप्त का प्रशस्ति लेख उत्कीर्ण है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछा जाता है कि हरिसेन किस राजा से संबंधित थे? तो इनका संबंध था समुद्रगुप्त से। ठीक है। और इनकी हरिसेन के लेख का क्या नाम था? प्रशस्ति लेख, जो कि प्रयागराज में स्थापित है। नेक्स्ट है सारनाथ का स्तंभ लेख। अब इसके बारे में देखते हैं। सारनाथ का स्तंभ लेख, जिसका निर्माण मौर्य सम्राट अशोक ने करवाया था, के शीर्ष पर, तो सारनाथ के शीर्ष पर
बने सिंहों की आकृति को ही भारत सरकार ने अपना राजकीय चिन्ह बनाया। जो सारनाथ का स्तंभ लेख है उसके शीर्ष पर सिंहों की आकृति बनी हुई है। आप नोट में भी देख सकते हैं, पैसे मतलब जो सिक्के हैं या फिर कागज के नोट पे भी देख सकते हैं जो सिंह बने हुए हैं। वह सिंह जो है किसके द्वारा बनवाया गया था? मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया था और भारत सरकार ने इसे अपना राजकीय चिन्ह भी घोषित किया है। अब आगे देखते हैं कि मेरठ के स्तंभ लेख को फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया। जो मेरठ का स्तंभ लेख था उसे फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली लेकर आया और इसके बाद जो कौशाम्बी का स्तंभ लेख था उसको अकबर द्वारा प्रयागराज के किले में स्थापित करवाया गया है। तो जो मेरठ में स्तंभ लेख था उसे फिरोज शाह तुगलक दिल्ली ले आया और जो कौशाम्बी में स्तंभ लेख था उसे अकबर ने प्रयागराज में ले आया। ये भी आप साथ के साथ याद रखना। नेक्स्ट है अशोक द्वारा निर्मित अहरौरा अभिलेख यूपी के मिर्जापुर जिले में है। जो अहरौरा अभिलेख है यह मिर्जापुर जिले में स्थित है। अशोक के द्वारा यह बनवाया गया था। प्रयागराज स्तंभ पर अशोक की रानी, जो प्रयागराज में स्तंभ शिलालेख है उस पर जो है अशोक की रानी करुवावाकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख है। जो अशोक की रानी थी करुवावाकी, उनके द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख किस अभिलेख पर है? जो प्रयागराज में स्तंभ लेख है इस पर जो है उत्कीर्ण है। इस अभिलेख को जो है इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। जो प्रयागराज में स्तंभ लेख है उसे रानी का अभिलेख कहा जाता है क्योंकि यह अशोक की रानी होने के कारण करुवावाकी जो थी वो दान देने में माहिर थी। नेक्स्ट है अयोध्या से प्राप्त शिलालेख से पता चलता है, जो अयोध्या से शिलालेख प्राप्त हुआ था इससे पता चलता है कि शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण वंश का अनुयायी था। जो पुष्यमित्र शुंग था ये शुंग वंश का संस्थापक था और यह ब्राह्मण वंश का अनुयायी था। यह बात किससे पता चलता है? जो अयोध्या से प्राप्त शिलालेख है उसी से पता चलता है। और उसने यानी कि पुष्यमित्र शुंग ने महर्षि पतंजलि की अध्यक्षता में 2 अश्वमेघ यज्ञ करवाया था। तो 2 अश्वमेघ यज्ञ किसने करवाया था? पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं उत्तर वैदिक युग से संबंध स्थल। जो उत्तर वैदिक युग से संबंधित स्थल है अतरंजी खेड़ा, और वर्तमान में यह अतरंजी खेड़ा किस स्थान पर है? कासगंज में, यूपी के कासगंज जिले में। तो उत्तर वैदिक युग से संबंध स्थल अतरंजी खेड़ा से गैरिक मृदभांड तथा कृष्ण लोहित मृदभांड संस्कृतियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है अतरंजी खेड़ा से शुंग कुषाण तथा गुप्त काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। जो अतरंजी खेड़ा है वहां से शुंग वंश, कुषाण वंश और गुप्त काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहीं से धान की खेती और वृत्ताकार अग्निकुंड के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। तो धान की खेती के साक्ष्य, वृत्ताकार अग्निकुंड के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं अतरंजी खेड़ा, जो कि वर्तमान कासगंज में है। नेक्स्ट है आपका अहिछत्र से मित्र उपाधि वाले राजाओं के सिक्के प्राप्त हुए हैं। अहिछत्र से मित्र उपाधि वाले, जो मित्र उपाधि वाले राजाओं के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? अहिछत्र से, जो कि 200 से 300 ईसा पूर्व की घटना है। अहिछत्र से गुप्तकालीन यमुना की एक मूर्ति प्राप्त हुई है। अहिछत्र से गुप्तकालीन यमुना की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो अहिछत्र से, जो कि गुप्तकालीन है। नेक्स्ट आपका हो जाता है कुषाण शासक कनिष्क की दूसरी राजधानी। कुषाण शासक कनिष्क, अब यहाँ से ये भी समझ सकते हैं कि जो है कनिष्क किस वंश से संबंधित था? तो यह कुषाण वंश से संबंधित था। तो कुषाण शासक कनिष्क की दूसरी राजधानी मथुरा थी। मथुरा कला शैली का जन्म कनिष्क के काल में मथुरा में हुआ था। तो मथुरा कला शैली का जन्म कनिष्क के काल में मथुरा में ही हुआ था। इस शैली में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है। तो पूछ सकता है कि लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किस शैली में हुआ है? तो मथुरा शैली में हुआ है, ये याद रखना। नेक्स्ट है आपका पहली शताब्दी में महात्मा बुद्ध की प्रथम मूर्ति के निर्माण का श्रेय मथुरा कला शैली को ही दिया जाता है। अब यहाँ से एक पॉइंट और भी आ जाता है कि महात्मा बुद्ध की प्रथम मूर्ति का निर्माण का श्रेय जो है किस शैली को दिया जाता है? तो यह भी जो है मथुरा शैली को दिया जाता है। और इसका निर्माण कब किया गया था? तो पहली शताब्दी में किया गया था। नेक्स्ट है आपका प्रयागराज के गढ़वा से कुमार गुप्त प्रथम के 2 शिलालेख तथा स्कंद गुप्त के 1 शिलालेख प्राप्त हुए हैं। प्रयागराज के गढ़वा से कुमार गुप्त प्रथम के 2 शिलालेख
जबकि स्कंदगुप्त के एक शिलालेख प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है आपका गाजीपुर से प्राप्त हुए भीतरी स्तंभ लेख। पहले यहाँ पे देखें कि जो है भीतरी स्तंभ लेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो गाजीपुर से। तो गाजीपुर से प्राप्त हुए भीतरी स्तंभ लेख में पुष्यमित्रों और हूणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन है। पुष्यमित्र शुंग और हूण के साथ युद्ध का विवरण किस अभिलेख में मिलता है, तो भीतरी अभिलेख में मिलता है, जो कहाँ पर है, गाजीपुर में। इसके बाद हमारा हो जाता है गुप्त काल में सारनाथ एवं मथुरा में उत्कृष्ट बौद्ध प्रतिमाओं का निर्माण हुआ है। तो गुप्त काल में सारनाथ एवं मथुरा में उत्कृष्ट बौद्ध प्रतिमाओं का निर्माण हुआ है, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है ललितपुर जिले से देवगढ़ नामक स्थल से गुप्त कालीन मंदिरों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जो दशावतार मंदिर है उसी का ये उल्लेख है। तो ललितपुर जिले से देवगढ़ नामक स्थल से गुप्त कालीन मंदिरों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दशावतार मंदिर ललितपुर में है, यह गुप्त कालीन है। अभी मैंने बताया कि देवगढ़ नामक स्थल से गुप्त कालीन मंदिरों के जो साक्ष्य मिले हैं वह कौन सा मंदिर है, तो वह दशावतार मंदिर है, जो कि ललितपुर में है। मैंने आपको जब पर्यटन स्थल पढ़ा रहा था तब भी बताया था। तो भीतर गांव का मंदिर, जो भीतर गांव का मंदिर यह कहाँ पर है, यह कानपुर में है, जो केवल ईंटों से बना है। जो केवल ईंटों से बना है वह मंदिर का क्या नाम है, तो उस मंदिर का नाम है भीतर गांव का मंदिर, जो कि कानपुर में है। ह्वेनसांग के समय सारनाथ थेरवाद का प्रमुख केंद्र था। यह एक संप्रदाय है, थेरवाद एक संप्रदाय है। तो ह्वेनसांग के समय सारनाथ जो है थेरवाद का प्रमुख केंद्र था। सारनाथ में ही धम्मेक स्तूप है, सारनाथ में ही धम्मेक स्तूप है, ये याद रखेंगे कि सारनाथ में ही धम्मेक स्तूप है, जिसे अशोक ने 249 ईस्वी में बनवाया था। 249 ईसा पूर्व में बनवाया था। फहियान ने इसका विस्तृत उल्लेख किया है। ठीक है, याद रखना कि धम्मेक स्तूप कहाँ पर है, सारनाथ में है, जिसे अशोक ने बनवाया था। और इसका जो है विस्तृत व्याख्या किसने किया है, फहियान ने। यह एक चीनी यात्री था। नेक्स्ट आपका है प्राचीन काल में कन्नौज। प्राचीन काल में कन्नौज कान्य कुब्ज नाम से प्रसिद्ध था। तो प्राचीन काल में कन्नौज किस नाम से प्रसिद्ध था, कान्य कुब्ज नाम से प्रसिद्ध था। सब पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे, 1 से 2 बार वीडियो देखेंगे और इसके बाद लिखेंगे, एक शब्द नहीं, क्योंकि मैं आपको पीडीएफ दूंगा। इसके बाद जैसे ये टॉपिक समाप्त होता है वैसे मैं आपको हर एक प्रश्न से संबंधित क्वेश्चन भी लेकर आऊँगा, जिससे आपको 10 से 20 प्रैक्टिस सेट में पूरा यूपी स्पेशल समाप्त कर दूंगा। बस आप मेरे साथ बने रहें, इतना कोशिश करते हैं। और वीडियो को बस एक आपकी तरफ से एक आशीर्वाद चाहिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें। तो नेक्स्ट देखते हैं, हर्ष ने थानेश्वर की जगह कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। थानेश्वर जगह कहाँ पर है, तो यह है हरियाणा में, HR यानी हरियाणा में। तो हर्ष ने थानेश्वर की जगह अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया था, और कन्नौज कहाँ है, MP में। ये भी आप याद रखेंगे। हर्षवर्धन के काल में कन्नौज समृद्धि के कारण महोदय श्री और महोदय नगर कहलाता था। कन्नौज जो है इतना समृद्ध हो गया था हर्षवर्धन के समय में, इसीलिए जो है कन्नौज को क्या कहा जाने लगा, महोदय श्री और महोदय नगर भी कहा जाने लगा था कन्नौज को। नेक्स्ट आपका है, कन्नौज पर आधिपत्य के लिए गुर्जर प्रतिहारों, पाल वंश और राष्ट्रकूट के मध्य त्रिकोणीय संघर्ष हुआ था, और इस संघर्ष में अंतिम विजय गुर्जर प्रतिहारों की हुई थी। अब आपको जो बता दें कि त्रिकोणीय संघर्ष इसके बीच में हुआ था, और किस जगह पे, तो यह कन्नौज में हुआ था त्रिकोणीय संघर्ष। ठीक है, और किस किस वंश के बीच हुआ था, तो गुर्जर प्रतिहारों के बीच, पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश। तो ये 3 थे, यानी कि आप बना सकते हैं इसे त्रिभुज के आकार का। तो एक हो जाएगा गुर्जर, दूसरा हो जाएगा पाल और तीसरा हो जाएगा राष्ट्रकूट। इन तीनों के युद्ध को जो है त्रिकोणीय युद्ध कहा जाता है। और ये किस जगह पे लड़े थे, तो यह कन्नौज में लड़ा गया था, और इसमें फाइनली जीत किसकी हुई थी, तो गुर्जर प्रतिहार इसमें जीत गए थे। नेक्स्ट आपका है हुलासखेड़ा। हुलासखेड़ा से कुषाण कालीन 200 मीटर लंबी सड़क, सुनियोजित जल निकासी व्यवस्था, चांदी के आहत सिक्के, कुषाणों के ताम्र सिक्के, कार्तिकीय की स्वर्ण प्रतिमा तथा गुप्तकालीन दुर्ग के भग्नावशेष, चांदी तांबे के सिक्के तथा मोहरी छापे भी प्राप्त हुई हैं। अब देखते हैं कि हुलासखेड़ा से क्या क्या प्राप्त हुआ है। जो कुषाण कालीन है, 200 मीटर लंबी सड़क जो सुनियोजित ढंग से मिलती थी, बनी हुई थी, जैसे कि सड़कों के किनारे नालियां भी बनी हुई थी। और जो है हुलासखेड़ा से चांदी के आहत सिक्के, यानी आहत सिक्के का मतलब होता है जिन्हें
हथौड़े से या किसी चीज़ से ठोक कर बनाया जाता है, ठीक है। और कुषाण के ताम्र सिक्के भी प्राप्त हुए थे और कार्तिकेय भगवान कार्तिकेय की स्वर्ण प्रतिमा भी प्राप्त हुई थी। गुप्तकालीन दुर्ग के भग्नावशेष मतलब जो गुप्त काल के स्थान थे वो टूटे फूटे हुए थे, तो उन्हीं स्थानों को भग्नावशेष कहा जाता है कि जो है गुप्तकालीन के अवशेष कहाँ से मिले थे, तो वह भी हुलासखेड़ा से मिले थे। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हर्षवर्धन का 628 ईस्वी का ताम्रदानो लेख जहां शाहजहांपुर जिले के बांसखेड़ा से प्राप्त हुआ है। हर्षवर्धन का 628 ईसा पूर्व का जो ताम्रदानो लेख था वह शाहजहांपुरा जिले के बांसखेड़ा से प्राप्त हुआ है, जिसमें हर्ष की वंशावली, प्रशासनिक संरचना और सैनिक अभियानों का उल्लेख है। जो उसके पास सैनिक अभियान थे उसके बारे में उल्लेख है किस अभिलेख में, तो ताम्रदानो लेख में प्राप्त है। इसके बाद प्रशासनिक संरचना यानी कि वह अपने राज्य की देखरेख या और उसकी सुरक्षा कैसे करता था और उसके वंश से संबंधित जो भी जानकारी थी, ये तीनों जानकारी ताम्रदानो अभिलेख से प्राप्त हुए हैं, जो कि शाहजहां जिले के बांसखेड़ा से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है आपका, हर्षवर्धन प्रति 5वें वर्ष प्रयाग में महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रतिवर्ष 5वें वर्ष जो है प्रति 5वें वर्ष प्रयाग में महामोक्ष परिषद का आयोजन कौन करता था, तो आपको 4 राजाओं का नाम दे दिया जाएगा, उसमें से आपका सही हो जाएगा हर्षवर्धन। अब आगे पढ़ते हैं, श्रावस्ती 3 प्रमुख व्यापारिक मार्गों उत्तरापथ, दक्षिणापथ, मध्यपथ के केंद्र में स्थित होने के कारण राजनीतिक व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र बिंदु था। तो श्रावस्ती जो है 3 प्रमुख व्यापारिक मार्गों का राजनीतिक एवं व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र था। वो 3 मार्ग कौन कौन से थे, तो उत्तरापथ, दक्षिणापथ और मध्यपथ। नेक्स्ट पॉइंट है, बौद्ध मतानुसार संकिसा में भगवान बुद्ध इंद्र व ब्रह्मा के साथ स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुए थे। तो बौद्ध मतानुसार संकिसा में भगवान बुद्ध इंद्र व ब्रह्मा के साथ स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुए थे। यह किसके अनुसार, तो बौद्ध मतानुसार। अब देखते हैं मध्यकाल। मध्यकाल में देखते हैं कि 831 ईस्वी में महोबा में नन्नुक ने चंदेल वंश की स्थापना की। तो 831 ईस्वी में महोबा में नन्नुक ने चंदेल वंश की स्थापना की। चंदेलों का राज्य जेजाक भुक्ति के नाम से चर्चित था। तो चंदेलों का जो राज्य था वह जेजाक भुक्ति के नाम से चर्चित था। यह बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। इसकी राजधानी जो है महोबा थी। जो चंदेलों का राज्य था जेजाक भुक्ति, उसकी राजधानी क्या थी, महोबा थी। ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। इसके बाद हो जाता है कि चंदेल राजाओं के स्थापत्य के नमूने आज भी खजुराहो में विद्यमान हैं। जो चंदेल राजा थे उनके स्थापत्य के नमूने आज भी कहाँ पर विद्यमान हैं, खजुराहो में। नेक्स्ट है 1018 से लेकर 1019 ईस्वी में महमूद गजनबी ने कन्नौज पर आक्रमण कर गुर्जर प्रतिहारों को पराजित कर दिया था। तो महमूद गजनबी ने पहली बार उत्तर प्रदेश में कब आक्रमण किया था, तो 1018 ईस्वी में, और किसके खिलाफ, तो गुर्जर प्रतिहारों के खिलाफ। नेक्स्ट है तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक ने प्रदेश में 2 नए नगरों फिरोजाबाद और जौनपुर का निर्माण कराया। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि फिरोजाबाद और जौनपुर नगर का जो है निर्माण किसने कराया था, तो सही जवाब हो जाएगा आपका फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने जो है फिरोजाबाद और जौनपुर नगर की स्थापना कराई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, जौनपुर का निर्माण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा अपने भाई सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, जिनका क्या नाम था, जौना खां की स्मृति में करवाया गया था। तो फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई की याद में, जिसका क्या नाम था, मोहम्मद बिन तुगलक, या फिर इसका क्या नाम था, जौना खां भी इसका नाम था, इसी की याद में जो है जौनपुर का निर्माण कराया था। नेक्स्ट है 1394 ईस्वी में मलिक सरवर ख्वाजा जहां ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के जौनपुर में सरकी साम्राज्य की स्थापना की। तो सरकी साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी, मलिक सरवर ख्वाजा जहां ने। और कब किए थे, तो 1394 ईस्वी में। और कहाँ किए थे, जौनपुर में। ये पॉइंट इतना याद रखेंगे कि सरकी साम्राज्य की स्थापना जौनपुर में मलिक सरवर ख्वाजा जहां ने करी थी। इसके बाद सरकी साम्राज्य के दौरान
जौनपुर को सिराज ए हिंद यानी कि पूर्व का सिराज कहा जाता था। तो पूर्व का सिराज किसे कहा जाता है? जौनपुर को। ये आप याद रखेंगे। और जौनपुर को भी क्या कहा जाता है? सिराज ए हिंद। ये भी पॉइंट याद रखेंगे। नेक्स्ट है जौनपुर में अटाला मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो जौनपुर में जो अटाला मस्जिद है इसका निर्माण करवाया था इब्राहिम शाह सरकी द्वारा अटाला मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। बदायूं के जामा मस्जिद को इल्तुतमिश ने बनवाया था, जो कि गुलाम वंश का शासक था। तो बदायूं की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। सल्तनत काल एवं मुगल काल में कड़ा, जो कि प्रयागराज के निकट है, महत्वपूर्ण इक्ता सूबा था। इक्ता यानी कि सूबा हुआ करता था। तो सल्तनत काल एवं मुगल काल में कड़ा महत्वपूर्ण इक्ता हुआ करता था। इक्ता मतलब होता है कि जैसे कोई क्षेत्र सुल्तान के द्वारा जीत लिया जाता था तो सुल्तान जो है वहाँ पर अपना एक सूबेदार नियुक्त कर दिया जाता था। ठीक है, तो जीतने के बाद वहाँ पे एक सूबेदार नियुक्त किया जाता था। तो उन्हीं इक्ताओं से जो भी वसूला जाता था करवर, तो वही सूबेदार जो है लाकर राजा या सुल्तान को देता था। तो सल्तनत काल में सबसे महत्वपूर्ण सूबा कौन सा था? तो वह आपका था कड़ा। नेक्स्ट है आपका सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 ईस्वी में अपना देवगिरी अभियान संपन्न किया तथा वापस कड़ा आने के बाद उसने सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी थी। ध्यान से सुने, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 ईस्वी में वह देवगिरी अभियान के लिए जाता है, जो कि देवगिरी स्थान है दक्षिण भारत में। वहाँ पर उसे विजित करने, जब उसे जीत लेता है फिर वापस जो है कड़ा आता है और आने के बाद जो है क्या करता है, सुल्तान जलालुद्दीन की हत्या कर देता है। अब आपको थोड़ी सी कहानी बता दें कि जब यह जो है सुल्तान से अलाउद्दीन खिलजी, वर्तमान में सुल्तान कौन थे? तो वर्तमान में सुल्तान थे जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, तो जलालुद्दीन खिलजी से बिना पूछे अलाउद्दीन खिलजी कहाँ चला जाता है? देवगिरी के अभियान पर। और जब देवगिरी अभियान जीत जाता है तो वहाँ से जितने भी सोने चांदी जवाहरात मिलते हैं वो लेकर कड़ा चला आता है। तो यह बात जो है जलालुद्दीन को पता चलती है कि जो है अलाउद्दीन मुझसे बिना पूछे जो है वह अभियान किया और जो लूटा हुआ पैसा था वो खुद लाके अपने अंडर कर लिया, मतलब अपने अंदर में रख लिया है। तो जलालुद्दीन को गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो छोड़ देते हैं कि चलो ठीक है जाने दो। तो वो सिर्फ उससे मिलने के लिए जाते हैं, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी डरा हुआ रहता है और इसलिए जो है डरा होने के कारण ये सोचता है कि अगर मौका मिलेगा तो मैं इसे मार दूंगा, और इसे मौका मिल जाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही जलालुद्दीन की हत्या कर दी थी। ठीक है, इसके बाद जो है खुद वह सुल्तान बन जाता है। नेक्स्ट है सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की, इसे अपनी राजधानी बनाया। तो सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की और इसे अपनी राजधानी भी बना लिया। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सल्तनत काल में बदायूं सर्वाधिक महत्वपूर्ण इक्ता था। जो सल्तनत काल था इसमें बदायूं भी एक महत्वपूर्ण इक्ता था। बदायूं दिल्ली लखनौती व्यापारिक मार्ग का प्रमुख केंद्र भी था, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया एवं इतिहासकार अब्दुल कादिर बदायूनी का संबंध बदायूं से ही था। जो अकबर के काल के समय में सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया, ये अलाउद्दीन खिलजी के समय के शासक थे, वो क्या बोलते हैं संत थे, किसके समय के? अलाउद्दीन खिलजी के। तो सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया एवं इतिहासकार अब्दुल कादिर बदायूनी का संबंध बदायूं से था। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश का एक जिला है। नेक्स्ट है इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी बुलंदशहर जिले में स्थित बरन का निवासी था। जो जियाउद्दीन बरनी था यह बुलंदशहर के बरन नामक स्थान का एक निवासी था। नेक्स्ट है मुगल काल में आगरा शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। तो किस काल में? मुगल काल में आगरा शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। नेक्स्ट है आपका फर्रुखाबाद में गंगा नदी किनारे मुगल घाट का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। तो फर्रुखाबाद में गंगा नदी किनारे मुगल घाट का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। अब देखते हैं कि राज्य में स्थापित मुगल कालीन स्थापत्य कौन कौन सी हैं। तो पहले देखते हैं प्रमुख स्थापत्य स्थिति उनकी कहा किस राज्य में है, मतलब किस जिले में है, और उनका निर्माण किसने करवाया था, ये सभी। तो जामा मस्जिद कहाँ पर है? यह संभल में है और इसका निर्माण किसने करवाया था? बाबर ने। इसके बाद आगरा का किला आगरा में है और किसने बनवाया था? अकबर ने। इसके बाद इलाहाबाद का किला कहाँ पर है? तो यह प्रयागराज में है, इसे भी अकबर ने बनवाया था। शेख सलीम चिश्ती, ये भी कहाँ पर है? यह भी आगरा में है। ठीक है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, शेख ये पूरा एक है।
तो शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है? ये फतेहपुर सीकरी में है, इसे भी अकबर ने बनवाया था। और बुलंद दरवाज़ा ये भी फतेहपुर सीकरी में है। जब गुजरात को जीत लिया था अकबर ने तो उसी की खुशी में जो है बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। और फतेहपुर सीकरी में किसने बनवाया था? ये भी अकबर ने बनवाया था। ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका पंचमहल, यह जो है फतेहपुर सीकरी में है, अकबर ने बनवाया था। खास महल ये भी फतेहपुर सीकरी में है, अकबर ने बनवाया। जोधाबाई महल फतेहपुर सीकरी, अकबर ने बनवाया। बीरबल महल यह भी फतेहपुर सीकरी में है, अकबर ने बनवाया। और जहांगीरी महल यह आगरा में है, अकबर ने बनवाया था। इत्मादुद्दौला का मकबरा यह आगरा में है और नूरजहां ने बनवाया था। इत्मादुद्दौला कौन थे? ये नूरजहां के पिता थे। अकबर का मकबरा सिकंदराबाद में है और किसने बनवाया था? जहांगीर ने। इसके बाद न्याय की जंजीर आगरा में है, यह किसने लगवाया था? तो यह जहांगीर ने न्याय की जंजीर लगवाई थी। इसके बाद ताजमहल का निर्माण आगरा में हुआ है, किसने करवाया था? शाहजहां ने। और मोती मस्जिद का निर्माण कहाँ पर किया गया है? तो यह आगरा में किया गया है और किसने करवाया है? तो यह भी करवाया है शाहजहां ने। अब देखते हैं अकबर के नौ रत्नों में से टोडरमल का संबंध कहाँ से है? सीतापुर से। तथा बीरबल का संबंध है कालपी से। तो अकबर के जो 9 रत्न थे उनमें से टोडरमल का संबंध हो जाता है सीतापुर से और बीरबल का संबंध हो जाता है कालपी से। नेक्स्ट है 1545 ईस्वी में कालिंजर के सैन्य अभियान के दौरान बारूद फटने से शेर शाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है? बिहार के सासाराम जिले में। नेक्स्ट है आपका शाहजहां द्वारा दिल्ली को मुगलों की राजधानी बनाने से पूर्व तक आगरा ही मुगलों की राजधानी थी। आगरा, इसका मतलब है कि मुगलों की राजधानी आगरा ही थी। कब तक? जब शाहजहां ने आगरा से ट्रांसफर कर दिया राजधानी कहाँ? दिल्ली। तो शाहजहां तक जो है, शाहजहां के काल तक जो है आगरा की राजधानी, मुगलों की राजधानी आगरा थी, लेकिन जैसे शाहजहां राजा बना उसने राजधानी को आगरा से दिल्ली कर दिया। नेक्स्ट है अकबर ने प्रयागराज की पुनर्स्थापना कर इसे इलाहाबाद नाम दिया। तो अकबर जो मुगल राजा थे, इन्होंने प्रयागराज का पुनर्निर्माण कराया, पुनर्स्थापना कर इसे क्या नाम रख दिया? तो प्रयागराज से इसका नाम किसने बदला था? तो इलाहाबाद किसने रखा था? तो अकबर ने रखा था। प्रयागराज का नाम इलाहाबाद किसने किया? अकबर ने। ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हो जाता है आपका अकबर ने फतेहपुर सीकरी को शेख सलीम चिश्ती के कारण पवित्र भूमि मानता था। आपको पता है कि जो शेख सलीम चिश्ती थे वो जो है एक सूफी संत थे। तो अकबर जो है इनके शरण में जाता है, मतलब इनसे पूजा अर्चना करता है और इन्हें जो है अकबर को पुत्र नहीं हो रहा था, तो शेख सलीम की चिश्ती के पूजा अर्चना करने से इनको एक पुत्र की प्राप्ति होती है, जिसका क्या नाम था? तो अकबर ने अपने पुत्र का ही नाम रखा था सलीम। सलीम का जन्म फतेहपुर सीकरी में ही हुआ था, जिसका बाद में क्या नाम हो जाता है? जहांगीर। नेक्स्ट पॉइंट है 1659 ईस्वी में औरंगजेब ने खजुआ के युद्ध में शाह सूजा को पराजित कर उत्तराधिकारी बन गया। तो औरंगजेब ने ख्वाजा खजुआ के युद्ध में शाह सूजा को पराजित करके खुद जो है मुगल साम्राज्य का उत्तराधिकारी बन गया। नेक्स्ट पॉइंट है सिकंदरा में मुगल सम्राट अकबर ने अपना मकबरा बनवाया था। सिकंदरा में मुगल सम्राट अकबर ने अपना मकबरा बनवाया था, जिसे 1613 ईस्वी में सम्राट जहांगीर ने पूर्ण करवाया। ये भी याद रखेंगे कि अकबर ने अपना मकबरा बनवाया था, लेकिन उसका पूर्ण कार्य किसने पूरा करवाया? तो जहांगीर ने। नेक्स्ट हो जाता है आपका औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह करके जाट नेता सूरजमल ने भरतपुर राज्य की राजधानी मथुरा घोषित की थी। सूरजमल ने भरतपुर राज्य की राजधानी कहाँ कर दी? मथुरा, जो कि किसके विरुद्ध था? तो यह औरंगजेब के विरुद्ध युद्ध करके इसका नाम बदल दिया था। नेक्स्ट है 1613 ईस्वी में ओरछा शासक वीर सिंह बुंदेला ने झांसी की स्थापना की। झांसी की स्थापना किसने करी थी? तो वीर सिंह बुंदेला जो शासक थे, किसके? ओरछा के शासक थे। और कब किए थे? तो 1613 ईस्वी में। 1732 ईस्वी में जैतपुर युद्ध के बाद झांसी को ओरछा के शासक छत्रसाल ने पेशवा बाजीराव प्रथम को सौंप दिया। तो इसको ध्यान से देखें कि जैतपुर युद्ध के बाद झांसी को ओरछा के शासक ने ही, छत्रसाल ने, जो ओरछा के शासक थे छत्रसाल ने इसे जो झांसी को किसे सौंप दिए? तो पेशवा बाजीराव प्रथम को सौंप दिया था। अब देखते हैं कि उत्तर मध्यकाल के बारे में देखते हैं। औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है कब? 1707 ईस्वी में। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद से प्लासी के युद्ध 1757 तक वर्तमान उत्तर प्रदेश में 5 स्वतंत्र राज्य स्थापित हो चुके थे। इसका क्या मानना है
की औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 ईस्वी तक। और प्लासी की युद्ध कब हुई थी? तो 1757 ईस्वी में। तो 1707 से लेकर 1757 के बीच तक उत्तर प्रदेश में जो है स्वतंत्र रूप से कितने राज्य बन गए थे, स्थापित हो चुके थे? तो 5 राज्य स्थापित हो चुके थे। ये पॉइंट आपको क्लियर करना है। अब आगे देखते हैं, अवध मुगल साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण सूबा था। अवध जो है किसका महत्वपूर्ण सूबा था? तो यह मुगल काल का था। ठीक है, मुगल और सल्तनत में ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हो जाता है, अवध एक पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों पर अवध के नवाब का शासन था। अवध एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो जिले थे उस पर किसका अधिकार था? तो अवध के नवाब का था। नेक्स्ट है शहादत खां, जिसका क्या नाम था? बुरहान उल मुल्क। तो शहादत खां 1732 ईस्वी में अवध का प्रथम नवाब था। 1932 ईस्वी में ही उसने एक स्वायत्त राज्य की स्थापना में अवध की स्थापना की। आपको ध्यान देना है इस पॉइंट पे कि शहादत खां यह जो है अवध का प्रथम नवाब था और उसने एक स्वायत्त राज्य के रूप में अवध की स्थापना की थी। तो अवध की स्थापना किसने करी थी? शहादत खां ने करा था। और अवध का जो है प्रथम नवाब कौन था? तो वह शहादत खां था। ये भी आप याद रखेंगे। वाजिद अली शाह यह अवध का अंतिम नवाब था। पहला था शहादत खां और अंतिम था शाह वाजिद अली शाह। अब नेक्स्ट देखते हैं कि 1764 ईस्वी में हुए बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 ईस्वी में हुआ था। इसमें जो है बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की सेनाओं ने सम्मिलित रूप से अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया, परंतु पराजित हुए। इसका मतलब हो जाता है कि बक्सर के युद्ध में 3 नवाब लड़ाई किए थे अंग्रेजों से। ठीक है, तो एक तरफ हो जाते हैं मीर कासिम जो कि बंगाल के नवाब थे। इसके बाद बी फॉर बंगाल हो जाएगा, एक नवाब हो जाते हैं। और दूसरे नवाब कहाँ के थे? तो ये थे अवध के नवाब। और तीसरे नवाब कहाँ के थे? तो ये थे मुगल के। तो इन तीनों नवाबों ने जो है अकेले अंग्रेजों पर आक्रमण कर दिया। मतलब 3 ने मिलकर एक अकेले ब्रिटिशर्स पर आक्रमण किए, फिर भी ब्रिटिशर्स ने इन्हें हरा दिया। ये पॉइंट याद रखेंगे कि 3 पर एक अकेला भारी था। तो 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि बक्सर युद्ध के उपरांत अंग्रेजों एवं मुगलों के मध्य हुई थी। जो 1764 में युद्ध हुआ था उसको शांति मतलब कि युद्ध को शांति विराम देने के लिए 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई। ठीक है, तो बक्सर युद्ध के जिसके बाद किया गया, मतलब बक्सर युद्ध के बाद ही क्या होता है? इलाहाबाद की संधि होती है। किसके बीच? अंग्रेजों एवं मुगलों के मध्य हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है, शुजाउद्दौला ने 1773 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग के साथ बनारस की संधि की। तो शुजाउद्दौला जो है कहाँ के नवाब थे? अवध के नवाब थे। तो अवध के नवाब के साथ संधि किसने करी थी? बनारस की संधि तो वारेन हेस्टिंग ने करी थी 1773 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका बहू बेगम का मकबरा फैजाबाद में स्थित है। यह जो है हमारे यहाँ पर है। तो बहू बेगम का मकबरा कहाँ पर है? फैजाबाद में है। नेक्स्ट है, अवध के नवाब आसफुद्दौला ने अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ में स्थापित किया। तो अवध के जो नवाब थे आसफुद्दौला, इन्होंने अपनी राजधानी को फैजाबाद से कहाँ पर कर दिया? लखनऊ में। नेक्स्ट है, आसफुद्दौला ने अंग्रेजों से फैजाबाद की संधि कर बनारस क्षेत्र अंग्रेजों को दे दिया। तो फैजाबाद की संधि में अंग्रेजों को क्या मिल गया? बनारस का क्षेत्र मिल गया। और किसने दिया? यह आसफुद्दौला ने। और फैजाबाद की संधि कब हुई थी? तो 1775 ईस्वी में। साथ में सब कुछ आप क्लियर रखेंगे। नेक्स्ट है आपका फैजाबाद की संधि के तहत वारेन हेस्टिंग ने अवध की बेगमों की संपत्ति की सुरक्षा की गारंटी ले ली। जो फैजाबाद की बेगम थी उनके पास जो संपत्ति थी उसकी सुरक्षा के लिए वारेन हेस्टिंग ने खुद गारंटी ले ली कि मैं इसकी रक्षा करूंगा। आसफुद्दौला ने 1784 ईस्वी में मुहर्रम मनाने के लिए लखनऊ में इमामबाड़ा का निर्माण करवाया था। तो आसफुद्दौला ने 1784 ईस्वी में मुसलमानों में एक मुहर्रम फेस्टिवल मनाया जाता है, उसको मनाने के लिए जो है लखनऊ में क्या बनवाया था? तो इमामबाड़ा। तो याद कर सकते हैं कि इमामबाड़ा लखनऊ का इमामबाड़ा का निर्माण किसने करवाया था? आसफुद्दौला ने। नेक्स्ट हो जाता है, आसफुद्दौला ने 1784 ईस्वी में ही लखनऊ में रूमी दरवाजा का निर्माण कराया। इसका निर्माण अकाल के दौरान रोजगार सृजन करने हेतु कराया गया था। जब भारत में अकाल पड़ा था तो उस समय जो है रूमी दरवाजा बनवाया गया था, इसलिए क्योंकि इस समय इसका मानना था कि जो है इसको बनवाने से जो है लोगों को रोजगार मिल जाएगा।
ठीक है, क्योंकि मजदूर इसमें काम करेंगे तो उनको जो है पैसे मिल जाएगा, तो इससे उनका जो है सब कुछ अच्छे से चल जाएगा, मतलब खाना पीना उनका हो जाएगा मजदूरों को। इसे जो है तो इसी रूमी दरवाजे को क्या कहते हैं, तो इसे तुर्की गेट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका 1797 ईस्वी में शहादत खां ने इलाहाबाद का किला अंग्रेजों को सौंप दिया। तो शहादत खां ने इलाहाबाद का किला किसे सौंप दिया, अंग्रेजों को 1797 ईस्वी में। नेक्स्ट है 1801 ईस्वी में शहादत खां अली ने वेलेजली से सहायक संधि स्वीकार कर ली। 1801 ईस्वी में शहादत अली खां ने बेलेजली से सहायक संधि स्वीकार कर ली और आगे चलकर शहादत अली खां को राजा की उपाधि दे दी गई। ठीक है, तो इन्हें जो है अब नवाब से क्या बना दिया गया, राजा, यानी कि इनकी पदवी जो है कम कर दी गई। नेक्स्ट है कि लॉर्ड डलहौजी ने आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर जो है कुशासन का आरोप लगाकर अवध को 1856 ईस्वी में अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। तो लॉर्ड डलहौजी एक रिपोर्ट के आधार पर जो है, उस रिपोर्ट का क्या नाम था, आउटरम। तो इसी रिपोर्ट के आधार पर अवध के राजा से कहा कि तुम जो है यहाँ पर शासन अच्छे से नहीं कर पा रहे हो और तुम्हारे शासनकाल में यहाँ की जनता बहुत परेशान है, इसलिए जो है तुम्हारे ऊपर कुशासन का आरोप लगाकर मैं इस जो है अवध को अपने कब्जे में ले रहा हूँ ताकि यहाँ की जनता सुखी रहे। और कितनी सुखी थी तो ये तो आपको पता ही है। तो 1856 में जो है क्या होता है, अवध को अंग्रेजी सरकार अपने साम्राज्य में मिला लेती है। किस रिपोर्ट पर, तो आउटरम रिपोर्ट पर। नेक्स्ट हो जाता है कि 1836 ईस्वी में इस प्रांत का नाम जो है, तो इस प्रांत का क्या नाम था, तो उत्तर पश्चिमी प्रांत था। तो 1836 में जो उत्तर प्रदेश था इसका क्या नाम था, उत्तर पश्चिमी प्रांत इसका नाम रखा गया। उस समय इस प्रांत में दिल्ली तथा अजमेर के क्षेत्र भी सम्मिलित थे। तो दिल्ली और अजमेर के क्षेत्र भी उत्तर पश्चिमी प्रांत में सम्मिलित थे 1836 ईस्वी में। नेक्स्ट अब देखते हैं कि 1857 का विद्रोह एवं उत्तर प्रदेश से संबंधित जो तथ्य होंगे उसे देखते हैं। तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग था, जो विद्रोह समाप्ति के बाद भारत का प्रथम वायसराय बना। मतलब युद्ध के पहले वो क्या था, मतलब जब युद्ध चल रहा था तो जो है ब्रिटिशर्स का गवर्नर जनरल कौन था, यानी भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। और जैसे युद्ध समाप्त हुआ तो उसी के बाद जो है लॉर्ड कैनिंग को क्या बना दिया जाता है, भारत का प्रथम वायसराय बना दिया जाता है। और जो है आपको पता ही है कि 1857 की विद्रोह के बाद जो है जो सारा भारत पर अधिकार था वो किसके पास चला जाता है, क्राउन के पास, यानी महारानी विक्टोरिया के हाथ में चला जाता है। अब जो है कंपनी के हाथ से अधिकार छिन जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि 1857 के विद्रोह को जो है वीर सावरकर ने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जो है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किस क्रांतिकारी ने दी है, तो वीर सावरकर ने दी है। नेक्स्ट है आपका 29 मार्च 1857 को 34वीं रेजिमेंट मुर्शिदाबाद के निकट बैरकपुर में मंगल पांडे, जो कि बलिया के निवासी थे, ने लेफ्टिनेंट ह्यूसन और बाग पर गोली चलाई, जिसके कारण उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। अब इसको ध्यान से देखते हैं। जो मंगल पांडे थे ये किस बटालियन के सेना सैनिक थे, तो ये 34वीं रेजिमेंट के सैनिक थे। और इन्हें जो है 29 मार्च 1857 को मुर्शिदाबाद के बैरकपुर में इन्होंने क्या किया था, लेफ्टिनेंट जो अंग्रेजों के लेफ्टिनेंट थे ह्यूसन और कर्नल बाग को गोली मार दी, जिससे इन दोनों की मृत्यु हो जाती है। और इसी के कारण जो है मंगल पांडे को जो है फांसी की सजा दे दी जाती है। तो याद रखेंगे। अब आगे देखते हैं। आगे है 10 मई 1857 को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष की शुरुआत मेरठ से हुई। इस आंदोलन का तत्कालिक कारण कारतूसों में सूअर की व गाय की चर्बी थी। ऐसा माना जाता है कि जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 को हुआ था उसका जो है चिंगारी कहीं ना कहीं जो है कहाँ से शुरू होती है कि जो भारतीय सैनिक थे उनके धर्मों के साथ खिलवाड़ करने लगे ये अंग्रेजी सरकार, और जो गोलियां होती थी उनमें जो है गाय और सूअरों की चर्बी लगाकर जो है उसे खींचा जाता था दांत से, तभी जो है उसको फिर जो है बंदूक की नली में डालकर फिर फायर किया जाता था। तो जो हिंदू भाई थे उनके लिए जो है गाय की चर्बी क्या होती थी, अशुद्ध मानते थे कि मतलब वो गाय की चर्बी को अपने मुंह में नहीं लगा सकते क्योंकि गाय उनके लिए पूजनीय थी। और वहीं सूअर जो था, ये सूअर जो है मुस्लिमों के लिए क्या माना जाता है, मतलब इस प्रकार से कि उनके धर्म को नष्ट कर सकता है। तो इन दोनों के खिलाफ जो है इस प्रकार के सूअर का प्रयोग किया गया था।
वैसे ये कोई आम बात नहीं थी, वो लोग पहले भी कर रहे थे, इनका प्रयोग कर रहे थे बंदूकों का, सिर्फ उनके अंदर ये मतलब गुस्सा भरा था, बस एक ये रीजन बन गया कि हाँ इसी के बाद जो है भारतीयों का गुस्सा फूट गया। क्या नाम देकर कि जो है हमारे साथ जो है हमारे धर्मों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जबकि प्राचीन मतलब कुछ समय से मतलब जब से अंग्रेज आए थे तभी से जो है भारतीयों पर वो जो है अपना सब कुछ अधिकार थोप रहे थे कि ये मत करो वो मत करो, उन्हें जो है अच्छे से मतलब खाना पीना सब कुछ उनके साथ सब कुछ गलत कर रहे थे। तो इसलिए सिर्फ यह वह एक रीजन हो सकता है, ऐसा माना जाता है, क्योंकि आपको पता ही है कि अंग्रेजों ने भारत पर कितने अत्याचार किए। तो ये एक छोटी सी जो है बात नहीं हो सकती एक आक्रमण के लिए, उनका तो पहले से ही था। नील विद्रोह में देख सकते हैं किस प्रकार से जो है हमारे किसान भाइयों को बहुत परेशान किए गए थे, और सब कुछ तो आपको पता है, तो इसलिए ऐसा माना जाता है। लेकिन रीजन आपको क्वेश्चन में आए तो रीजन यही आपको देना है कि 10 मई 1857 को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है, ये पॉइंट आप याद रखेंगे, मेरठ से मानी जाती है। और इस आंदोलन का तत्कालिक कारण क्या था, कारतूस में सुअर की व गाय की चर्बी थी। नेक्स्ट देखते हैं कि कौन से क्रांतिकारी सेनापति कहाँ से अपना नेतृत्व कर रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ। तो कानपुर से कर रहे थे नाना साहब और तात्या टोपे, और यहाँ पर ब्रिटिश सेनापति कौन था, तो कैंपबेल था। कैंपबेल ने जो है यहाँ के जो विद्रोह थे उसको दबाया, किसने, कैंपबेल ने। और लखनऊ में कौन नेतृत्व कर रहा था, तो बेगम हजरत महल कर रही थी, और इसका भी नेतृत्व किसने किया था, मतलब यहाँ भी इस विद्रोह को किसने दबाया, तो ब्रिटिश सेनापति कैंपबेल ने। और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी और इसे ह्यूरोज ने समाप्त किया। लियाकत अली कहाँ थे, तो लियाकत अली थे इलाहाबाद में, और इसे किसने समाप्त किया, तो कर्नल नील ने। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला थे, और सबसे ज़्यादा जो है अंग्रेजों को परेशान किसने किया था, तो मौलवी अहमदुल्ला शाह ने किया था। और इनके ऊपर जो अंग्रेजों ने कितने का इनाम रखा था, तो 50,000 का। उस समय पे जो है 1857 की क्रांति के अनुसार देखेंगे तो 1857 में जो है मौलवी अहमदुल्ला के ऊपर अंग्रेजों ने कितने रुपए का इनाम रखा था, तो 50,000 रुपये का इनाम रखा था, क्योंकि ये जो है अंग्रेजों को बहुत ज़्यादा परेशान कर दिए थे। तो फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला का हो जाएगा, और इसे भी किसने दबाया, तो कर्नल नील ने। नेक्स्ट है कि बरेली से कौन कर रहे थे नेतृत्व, तो खान बहादुर शाह कर रहे थे, इसको भी किसने दबाया, कैंपबेल ने। नेक्स्ट है आपका 1857 ईस्वी के इस विद्रोह से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र अवध और बुंदेलखंड था। ठीक है, मतलब वो झांसी वाला भाग जहाँ पे ह्यूरोज और रानी लक्ष्मीबाई थी। और इसके बाद अब देखते हैं कि अवध क्षेत्र में अवध का चीफ कमिश्नर हेनरी लॉरेंस रेजिडेंसी की रक्षा करते हुए मारा गया था। अब आपको थोड़ी सी कहानी बताते हैं, आपको अच्छा भी लगेगा कि अवध क्षेत्र में ही अवध का जो चीफ कमिश्नर हेनरी था उसकी मृत्यु हो जाती है रेजिडेंसी की रक्षा करते हुए। तो इससे जो है जब यह मैटर शांत हो जाता है, मतलब जब इस क्रांति को दबा दिया जाता है, तो अंग्रेजों ने क्या किया, जो वहाँ के अवध के नवाब थे जो वाजिद अली शाह थे, मतलब जो नवाब थे कहाँ के, अवध के, तो उनके पुत्र को जो है उनके दोनों पुत्रों को अंग्रेजों ने गोली मार दी। किस लिए, क्योंकि जो वहाँ पर अवध में जो तैनात था चीफ कमिश्नर हेनरी लॉरेंस, उसकी मृत्यु हो जाने पर वो लोग क्या करते हैं, अंग्रेजी जो सेना क्या करती है कि नवाब के दोनों बेटों को गोली मार देती है। फिर इसके बाद नवाब को कहाँ भेज देती है, म्यांमार में। ठीक, याद है आपको ना, इतना अगर पढ़े होंगे तो आपको पता ही है कि नवाब को कहाँ भेज देती है, तो म्यांमार में भेज देते हैं, जिसका पुराना नाम क्या था, रंगून। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था, तो तात्या टोपे का वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। तात्या टोपे ने अपनी गनीमी कारवां रणनीति, जिसे क्या कहते हैं, छापेमारी रणनीति से अंग्रेजों को भयभीत कर दिया था, तथा बाद में इन्हें फांसी दे दिया जाता है। अब देखते हैं कि जो है गनीमी कारवां रणनीति क्या है, छापेमारी, यानी कि दो पहाड़ों के बीच में जब अंग्रेजों की सेना होती थी तो ये लोग जो है पहाड़ों के पीछे से आते थे अपनी सेना को लेकर, और अंग्रेजों को मार के फिर जो है पहाड़ों या जंगलों में चले जाते थे। तो इस प्रकार से अंग्रेजी सेना बहुत इनसे परेशान हो गई थी इस नीति से, इनकी इस रणनीति से। और बाद में जो है क्या होता है कि तात्या टोपे का जो दोस्त थे, फ्रेंड थे, उनका क्या नाम था, मान सिंह के ही जो है गद्दारी के कारण जो है तात्या टोपे को फांसी दे दिया जाता है, क्योंकि मान सिंह ने ही बता दिया था कि तात्या टोपे इस रास्ते से जा रहे हैं। अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ लिया और इसके बाद उन्हें फांसी दे दी। 1857 के विद्रोह को दबाने के बाद 1 नवंबर 1858 ईस्वी को इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था। तो यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन बन रहे हैं और बार बार पूछे जाते हैं कि 1857 के विद्रोह को दबाने के बाद
महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़ा था? तो लॉर्ड कैनिंग पढ़ा था। और कहाँ पे पढ़ा था? इलाहाबाद में। और किस पार्क में पूछे तो अल्फ्रेड पार्क में। ठीक है, और कब पढ़े था? तो 1 नवंबर 1858 को। नेक्स्ट है कि 1858 में दिल्ली डिवीजन को उत्तर प्रदेश से अलग कर दिया गया। ठीक है, तो दिल्ली डिवीजन को उत्तर प्रदेश से कब अलग कर दिया जाता है? तो 1858 ईस्वी में, तथा प्रदेश की राजधानी को आगरा से प्रयागराज स्थानांतरित कर दिया गया। नेक्स्ट हो जाता है कि 1935 ईस्वी में लखनऊ को इस प्रांत की राजधानी घोषित कर दी गई। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। अब हम देखते हैं प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं। तो पहला हो जाता है कि शिवदयाल साहब ने 1861 ईस्वी में आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की। एक पॉइंट जरूर, मतलब एक पॉइंट जरूर याद करेंगे आप, क्योंकि आपको एक ही बार में उत्तर प्रदेश पढ़ना है, तो मेरे साथ बने रहें। क्योंकि बार बार ना पढ़ने से अच्छा है कि मेरे साथ पढ़ें और पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। और इसके बाद मैं आपको 20 से 25 प्रैक्टिस सेट कराऊंगा आरओ एग्जाम होने के पहले पहले, जिससे आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बस हिम्मत रखें और मेरे साथ बने रहें और जाएं कहीं ना, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं छोड़ने वाला। आप सभी के पेपर तक सब कुछ क्लियर कर दूंगा, यूपी स्पेशल से जितने भी टॉपिक होंगे। ठीक है, और इसके बाद आप कहीं से भी पढ़ेंगे, बट यूपी स्पेशल से संबंधित तथ्य आप मेरे चैनल से और मेरे द्वारा पढ़ेंगे। बस आप सभी को इतना करना है कि भाई के लिए एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आपके अंदर में एक जोश होना चाहिए। ठीक है, और पढ़ते रहना चाहिए कि मैं ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगा, बस एक ही वीडियो है जो काफ़ी बड़ी बन जाएगी, क्योंकि एक ही बार में प्राचीन इतिहास से लेकर आधुनिक इतिहास तक उत्तर प्रदेश के पूरे विवरण को कवर करना है। तो इसलिए थोड़ी सी बड़ी वीडियो बनने वाली है। मुझे पता है कि आप लोग कहीं नहीं जाएंगे, बस आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे। बस देखते रहिए आप सभी। अंग्रेजी शासन के खिलाफ जिहाद का नारा देने के उद्देश्य से 1866 ईस्वी में मोहम्मद कासिम नानौती योम राशिद अहमद गंगोही द्वारा देवबंद, जो कि यूपी में है, तो देवबंद में इस्लामी मदरसों की स्थापना कर देवबंद आंदोलन की शुरुआत की गई। क्वेश्चन पूछा जाता है कि देवबंद आंदोलन की शुरुआत किसने करी थी? तो मोहम्मद कासिम नानौती योम रशीद अहमद गंगोही ने करी थी। और इसी में ही जो है जिहाद का नारा दिया गया था। वो भी किसके खिलाफ दिया गया था? अंग्रेजों के खिलाफ दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1863 ईस्वी में सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए आगरा में पाखंड खंडनी पताका फहराया। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आगरा में सनातन धर्म के प्रचार के लिए क्या किया गया था? तो पाखंड खंडनी पताका फहराया गया था 1863 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका वर्ष 1875 में सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो वर्तमान में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। AMU, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से वर्तमान में जाना जाता है। इसका पुराना नाम क्या था? तो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल। इसकी स्थापना किसने करी थी? तो सैयद अहमद खान ने करा था। और कब? 1875 ईस्वी में। हर एक पॉइंट क्लियर करेंगे। ठीक है, एनी बेसेंट ने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। ठीक है, इतना पॉइंट पहले क्लियर करते हैं। तो एनी बेसेंट ने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जिसे वर्ष 1916 में महामना मदन मोहन मालवीय जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना दिया। तो जिसकी स्थापना एनी बेसेंट जी ने करी थी सेंट्रल हिंदू कॉलेज की, उसको जो है 1916 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय जी क्या बना देते हैं? उस कॉलेज को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना देते हैं, जिसे अब हम किस नाम से जानते हैं? BHU, मतलब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। और एक यूनिवर्सिटी उसी के काल में कब बनी थी? तो AMU। ये दोनों जो है महाविद्यालय आप याद रखेंगे। विश्वविद्यालय है। अब देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन। जो कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे, और आपको पता है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 ईस्वी में हुई थी। और इसकी स्थापना किसने करे थे? A.O. ह्यूम ने इसकी स्थापना करी थी। तो उत्तर प्रदेश में जितने भी कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। किसने किया था? A.O. ह्यूम ने किया था।
अब देखते हैं कि वर्ष 1947 तक प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुल कितने अधिवेशन हुए थे। तो कुल 9 अधिवेशन उत्तर प्रदेश में हुए थे। उत्तर प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वाधिक तीन अधिवेशन कहाँ हुए थे, लखनऊ में और इलाहाबाद में। तो कांग्रेस के 3 अधिवेशन कहाँ हुए, लखनऊ में, और 3 ही अधिवेशन कहाँ हुए थे, इलाहाबाद में। तो 3 3 6 हो गया। बाकी के 3 अधिवेशन कहाँ होते हैं, ये आप इतना याद ही कर सकते हैं, क्योंकि 3 3 तो क्लियर हो गया, बचा 3 तो आप याद ही कर लेंगे। अब आगे देखते हैं। तो इन अधिवेशनों को देख लेते हैं कि वर्ष किस वर्ष में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। मैंने यहाँ पे वर्ष लिख रखा। इसके बाद अधिवेशन किस जगह पे हुआ था उत्तर प्रदेश के, और इसके अध्यक्ष कौन थे और इसकी विशेषता क्या थी। ठीक है, तो विशेषता में कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन आपको अध्यक्ष और इसके बाद कहाँ पर हुआ था और सन, इनमें से इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। तो 1888 में उत्तर प्रदेश में पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। कहाँ पर, इलाहाबाद में। जिसके अध्यक्ष कौन थे, तो जॉर्ज यूल थे, और यह कांग्रेस का सविनय तक किया गया आंदोलन है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाता है आपका 1892 ईस्वी में, यह भी इलाहाबाद में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। इंग्लैंड में प्रस्तावित था, यानी कि यह अधिवेशन जो है कांग्रेस का कहाँ होना था, इंग्लैंड में, लेकिन कहाँ हुआ, इलाहाबाद में। और इसके अध्यक्ष कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। 1988 वाला अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो यह लखनऊ में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे रमेश चंद्र दत्त। नेक्स्ट हो जाता है आपका 1905 में, यानी कि बंगाल विभाजन के दौरान इसकी मतलब कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ, बनारस में। और इसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। इसमें जो है इतना पॉइंट जो है याद रखेंगे। ठीक है, तो गोपाल कृष्ण गोखले को जो है क्या कहा जाता है, गोखले को विपक्ष के नेता की उपाधि दी गई। किस कांग्रेस अधिवेशन में, तो 1905 के अधिवेशन में। नेक्स्ट हो जाता है आपका 1910 में कांग्रेस का अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था। इसमें जो है अध्यक्षता किसने करी, विलियम वेडरबर्न ने। नेक्स्ट है आपका 1916, इसमें ये तो सभी को याद होगा। तो 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ लखनऊ में, और इसकी अध्यक्षता किसने करी थी, अंबिका चरण मजूमदार ने। इसमें जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हो गया। ठीक है, और इन्हीं के साथ जो है एक समझौता और हो जाता है। कांग्रेस के जो 2 विभाजन हुए थे 1907 ईस्वी में, जिसका कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, सूरत में। ठीक है, सूरत में हुआ था। एक सेकेंड, तो मैंने क्या बताया कि जो 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, लखनऊ में। इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने करी थी। इसमें जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हो गया था, यानी कि अब दोनों जो है एक ही प्लेटफॉर्म पे होकर कार्य करेंगे और अंग्रेजों को भारत से निकालेंगे। ठीक है, तो इस पर जो है दोनों में सहमति बन गई थी। उसके साथ साथ जो 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था सूरत अधिवेशन में, उसमें जो है क्या हुआ था, उसमें जो है कांग्रेस 2 भागों में बट गया था, एक नरम दल में और एक गरम दल में। ठीक है, इन दोनों का बंटवारा हो गया था कांग्रेस का। वो भी जो है जाकर 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में एक दूसरे के साथ हो जाते हैं। तो कांग्रेस भी मिल जाती है और इसके बाद मुस्लिम लीग और कांग्रेस भी एक साथ मिलकर काम करने लग जाते हैं। तो याद रखेंगे 1925 में जो है इसकी कहाँ पर हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन, कानपुर में। और इसकी अध्यक्षता प्रथम भारतीय महिला कौन थी, सरोजिनी नायडू जी ने किया था। और इसके बाद 1917 में प्रथम महिला अध्यक्षता किसने करी थी कांग्रेस की, तो एनी बेसेंट जी ने करा था। और प्रथम भारतीय पूछे तो आपका हो जाएगा सरोजिनी नायडू जी, जो कि कानपुर के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इसके बाद हो जाता है 1946 का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, मेरठ में। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो जेबी कृपलानी जी। साथ में ये भी याद रख लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, बस 10 मिनट की वीडियो और रहेगी। अक्टूबर 1920 में उत्तर प्रदेश कांग्रेस का प्रांतीय सम्मेलन डॉक्टर भगवान दास की अध्यक्षता में मुरादाबाद में आयोजित किया गया था। जो उत्तर प्रदेश का 1920 में प्रांतीय सम्मेलन था, उसकी अध्यक्षता किसने करी थी, डॉक्टर भगवान दास ने करी थी। और यह कहाँ पे इसकी अध्यक्षता हुई थी, मुरादाबाद में। नेक्स्ट है आपका जून 1920 में इलाहाबाद में गांधी जी की अध्यक्षता में खिलाफत कमेटी की बैठक की गई थी। तो खिलाफत कमेटी की बैठक में अध्यक्षता किसने करी थी, गांधी जी ने। और खिलाफत कमेटी की बैठक कहाँ हुई थी, इलाहाबाद में। और खिलाफत कमेटी की बैठक कब हुई थी, तो 1920 ईस्वी में। हर पॉइंट पे आपको 3 से 4 प्रश्न मिल रहे हैं, तो इससे बाहर सोचिए कि कहाँ से प्रश्न बनेगा इतिहास में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 1 अगस्त 1920 से प्रारंभ हुआ असहयोग आंदोलन 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी स्थान जो गोरखपुर में है के साथ घटना के कारण स्थगित कर दिया जाता है। थोड़ा सा इस पर विस्तार कर दें कि महात्मा गांधी जो है आपको पता है कि वो जो है अहिंसा के मतलब अहिंसा के साथ काम कर रहे थे। ठीक है, वो जो है हिंसा के बिल्कुल खिलाफ थे।
लेकिन क्या होता है कि जब महात्मा गांधी जी असहयोग आंदोलन शुरू करते हैं 1 अगस्त 1920 में, उसी के 2 साल बाद मतलब 5 फरवरी 1922 को कुछ लोग, जो कुछ क्रांतिकारी जो है चौरी चौरा, जो कि कहाँ पर है, गोरखपुर में, वहाँ के जो है पुलिस स्टेशन में घुसकर जो है आग लगा देते हैं। तो वहाँ पे 22 से 23 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो जाती है। इस घटना को और आगे ना जाने देने के लिए गांधी जी जो है असहयोग आंदोलन बंद कर देते हैं, ठीक है। और इसी के बाद जो है गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अगर गांधी जी इसमें सपोर्ट कर देते तो देश में, आपको पता है कि जनसंख्या कितनी ज़्यादा थी, तो उसी समय जो है सभी लोग किस पर उतर जाते, हिंसा करने पर उतर जाते, जो कि गांधी जी बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि हमें जो है आज़ादी मिलेगी, लेकिन कैसे, अहिंसा के माध्यम से। नेक्स्ट है आपका जनवरी 1923 में चित्तरंजन दास यो मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि जो है स्वराज पार्टी की स्थापना किसने करी, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने, और कहाँ पे किए थे, इलाहाबाद में। और सन कौन सा था, तो 1923 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका, और इसके जो है स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे, तो CR दास थे, जबकि स्वराज पार्टी के महासचिव कौन बने थे, तो खुद मोतीलाल नेहरू बने थे। नेक्स्ट है आपका, बाबू शिव प्रसाद और भगवान दास ने 10 फरवरी 1921 को बनारस में राष्ट्रीय शिक्षा के विकास हेतु काशी विद्यापीठ की स्थापना की। आपको सिंपली याद करना है कि काशी विद्यापीठ की स्थापना किसने करी थी, तो बाबू शिव प्रसाद और भगवान दास ने। अगर सन पूछे तो 1921 में कहाँ पर किए थे, बनारस में। नेक्स्ट आपका है, सितंबर 1924 में कानपुर में सत्य भक्त ने भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना की तथा पेरियार की अध्यक्षता में इसका प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था, कानपुर में। ये भी आप याद रखेंगे। तो साम्यवादी दल की स्थापना कहाँ हुई थी, कानपुर में, और इसकी स्थापना किसने किया था, तो सत्य भगत ने 1924 ईस्वी में किया था। इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है 1918 में गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी तथा मदन मोहन मालवीय ने उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना की। ये पॉइंट आप याद रखेंगे कि जो है उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना किसने करी थी, तो इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय ने उत्तर प्रदेश में किसान सभा की स्थापना की 1918 ईस्वी को। नेक्स्ट है आपका 17 अक्टूबर 1920 को बाबा रामचंद्र ने प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन किया था। तो अवध किसान सभा का गठन कहाँ किया गया, प्रतापगढ़ में। क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। और किसने किया था, तो बाबा रामचंद्र ने 1920 में। नेक्स्ट है आपका एका आंदोलन वर्ष 1920-22 ईस्वी में अवध के किसानों द्वारा चलाया गया था। तो अवध के किसानों द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था, एका आंदोलन। इस आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, मदारी पासी किस आंदोलन के प्रमुख नेता थे, तो एका आंदोलन के प्रमुख नेता थे। ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश में किसान सभा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो उत्तर प्रदेश में द्वितीय किसान सभा का आंदोलन किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। यह भी पॉइंट याद रखेंगे। इसके बाद हो जाता है आपका वर्ष 1924 में चंद्रशेखर आजाद के द्वारा कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की जाती है, जिसे क्या कहते हैं, HRA की स्थापना किसने करी थी, तो चंद्रशेखर आजाद ने किए थे। कब किए थे, तो 1924 में। HRA का फुल फॉर्म क्या होता है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। और HRA का स्थापना कहाँ हुआ था, ये भी पॉइंट याद रखेंगे, कहाँ हुआ था, कानपुर में। नेक्स्ट देखते हैं, इस संगठन में जो है HRA में जो है कौन कौन से क्रांतिकारी शामिल थे, तो इस संगठन में सचेंद्र सान्याल, योगेश चंद्र चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल और राजेंद्र लाहिड़ी नामक क्रांतिकारी इसमें शामिल थे। ये पॉइंट याद रखेंगे कि इसमें कौन कौन से क्रांतिकारी शामिल थे। नेक्स्ट है आपका 9 अगस्त 1925 को क्रांतिकारियों ने 8 डाउन, यानी इसे क्या बोलते हैं, इसे 8 डाउन भी बोलते हैं। तो 8 डाउन जो ट्रेन था, यह एक ट्रेन था, ठीक है। 8 डाउन ट्रेन सहारनपुर से लखनऊ पैसेंजर ट्रेन को काकोरी नामक स्थान पर लूटा था। तो यही जो क्रांतिकारी थे, मैंने आपको बताया है, HRA के जो क्रांतिकारी थे, इन्होंने 9 अगस्त 1925 को पैसेंजर ट्रेन, जिसका क्या नाम था, 8 डाउन ट्रेन को जो सहारनपुर से लखनऊ जा रही थी, उसे जो है बीच में लूट लिया और किस स्थान पर, काकोरी नामक स्थान पर इसे लूट लिया था,
ठीक है। अब इसी काकोरी ट्रेन डकैती को किस नाम से जाना जाता है? इसका नाम बदल दिया गया है अभी हाल ही में, तो इसका नाम अब रख दिया गया है काकोरी एक्शन। ये आप याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि लूटा थोड़ी ना जाता है, अपने ही देश के माल को लूटा थोड़ी ना जाता है, क्योंकि अंग्रेज जो है इस माल को कहाँ भेजने वाले थे? बाहर भेजने वाले थे। और इनको जो है क्रांतिकारियों के पास पैसे की कमी थी और विद्रोह और अपने देश को आज़ादी दिलाने के लिए उन्हें पैसों की ज़रूरत थी। इसलिए जो है उन्होंने फैसला किया जो है कि हम जो है इस एट डाउन ट्रेन को लूटेंगे, जिसमें जो है माल भरकर बाहर भेजा जा रहा था। अब नेक्स्ट देखते हैं कि जब जो है काकोरी एक्शन में इन क्रांतिकारियों ने इस ट्रेन को लूट लिया था तो इन्हें फांसी दे दी जाती है अंग्रेजी सरकार के द्वारा। इसमें जो है किसे कहाँ पर फांसी दी जाती है? जो क्रांतिकारी हैं, और इन्हें फांसी कहाँ दी जाती है इस बारे में देखते हैं। तो राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दिया जाता है गोरखपुर में। और इन लोगों को इतना दूर दूर फांसी दिया जाता है ना, क्योंकि ताकि यहाँ के लोगों को इतनी बड़ी घटना यह ना लगे। अगर एक साथ दिया जाता है एक ही जगह पर तो जो है क्या हो जाता है? विद्रोह हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि अंग्रेज कितने चालाक थे, ठीक है। तो अगर इनके क्रांतिकारी ने कुछ गलत करता है तो उसे जो है उस पद से हटाकर उसे वो इंग्लैंड भेज देते थे, और जो अगर कोई भारतीय करता था तो उसे फांसी की सजा दे देते थे, ठीक है। तो राम प्रसाद बिस्मिल इनको फांसी कहाँ दिया गया था? गोरखपुर में। अशफाक उल्ला खां को कहाँ फांसी दिया गया था? तो फैजाबाद में, वर्तमान आपको अयोध्या आपको पता ही है, इसको याद दिलाने की जरूरत नहीं है। तो अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में, राजेंद्र लाहिड़ी को कहाँ दिया गया? गोंडा में। और रोशन सिंह को कहाँ दिया गया? नैनी प्रयागराज में। इसे आप याद रखेंगे। तो स्टूडेंट अब आगे हैं कि 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद भी इसमें शामिल थे, लेकिन वो भाग गए थे। तो चंद्रशेखर आजाद को जो है इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से मुकाबला करते हुए स्वयं को गोली मारकर वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो चंद्रशेखर आजाद जो है इस ट्रेन के मतलब इस एक्शन में शामिल थे, लेकिन वो अंग्रेजों की पकड़ में नहीं आए और वो भाग गए। और इसके बाद क्या होता है कि जो अंग्रेजी पुलिस थी उसके साथ जो है युद्ध कर रहे थे अल्फ्रेड पार्क जो इलाहाबाद में, और इसके बाद उनकी बंदूक में एक ही गोली बच जाता है और वो सोचते हैं कि अंग्रेजों को के हाथ आने से अच्छा है कि मैं जो है खुद को गोली मार लूँ, और वो खुद को गोली मारकर वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। और इस अल्फ्रेड का नाम जो है अभी वर्तमान में किसके नाम पर रख दिया गया है? तो चंद्रशेखर आजाद जी के नाम पर जो है अल्फ्रेड पार्क का नाम बदलकर आजाद चंद्रशेखर पार्क रख दिया गया। नेक्स्ट है गोविंद बल्लभ पंत संयुक्त प्रांत में सन 1937 ईस्वी में गठित कांग्रेस सरकार के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो गोविंद बल्लभ पंत संयुक्त प्रांत में सन 1937 में जो गठित सरकार बनी थी कांग्रेस की, वो उसके पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो पहले प्रधानमंत्री थे गोविंद बल्लभ पंत। ये भी आप याद रखेंगे। और एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं कि गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? इस नदी का आप नाम बताएं। मैं ही बता देता हूँ, इस नदी का नाम है रिहंद नदी। और किस जिले में है? तो यह सोनभद्र में है, ठीक है, सोनभद्र। पूरा नहीं लिख रहे हैं तो आपको बता दे रहे हैं बस। नेक्स्ट है आपका भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रथम समानांतर राष्ट्रीय सरकार कहाँ बनाई गई थी? तो बलिया में बनी थी। प्रथम समानांतर सरकार कहाँ बनी थी? बलिया में। और किसके द्वारा बनाई गई थी? तो चित्तू पांडे के नेतृत्व में यह सरकार बनी थी। इसलिए चित्तू पांडे को शेर ए बलिया के नाम से भी जाना जाता है। ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका वर्ष 1936 में लखनऊ में प्रोफेसर एन.जी. रंगा, इंदुलाल याग्निक एवं स्वामी सहजानंद के नेतृत्व में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो अखिल भारतीय किसान सभा का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया था लखनऊ में। इसमें कौन कौन सम्मिलित थे? तो प्रोफेसर एन.जी. रंगा, इंदुलाल याग्निक और स्वामी सहजानंद। अब देखते हैं कि स्वामी सहजानंद इसके अध्यक्ष थे। तो अखिल भारतीय किसान सभा सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद थे एवं प्रोफेसर एन.जी. रंगा महासचिव थे। नेक्स्ट है आपका 9 अप्रैल 1938 को महानिषेध, ठीक है, मध्य निषेध है। तो 9 अप्रैल 1938 को मध्य निषेध लागू करने के लिए सर्वप्रथम एटा और मैनपुरी जिले को चुना गया था। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि मध्य निषेध को लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश के किस जिले को सर्वप्रथम चुना गया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा एटा और मैनपुरी। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए और बी दोनों, ठीक है। तो मध्य निषेध को जो है किसके आदेश पर लागू किया गया था? तो महात्मा गांधी जी के घोषित आदेशों के अनुसार जो है मध्य देश को लागू किया गया था।
नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश के स्वरूप में परिवर्तन, कि मतलब उत्तर प्रदेश का नाम कैसे उत्तर प्रदेश पड़ता है और उसके पहले उत्तर प्रदेश का क्या नाम था, इन सभी के बारे में हम देखने वाले हैं। तो ध्यान से देखें, बस 10 मिनट की वीडियो, 10 नहीं 5 मिनट की, ओनली 5 मिनट की। तो 1833 ईस्वी में आगरा प्रेसिडेंसी का निर्माण बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके बनाया गया था। ठीक है, तो आगरा प्रेसिडेंसी का निर्माण बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके बनाया गया था तथा 1836 ईस्वी में इसका नाम क्या रख दिया गया, तो उत्तर पश्चिमी प्रांत कर दिया गया। जो हम इसका मुख्यालय कहाँ पर था, तो इसका मुख्यालय आगरा में ही बनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 1856 ईस्वी में डलहौजी द्वारा अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया जाता है। आपको मैंने बताया था कि कुशासन का आरोप लगाकर अवध को जो है डलहौजी ने किसमें मिला लिया, तो ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 1858 ईस्वी में इस प्रांत का मुख्यालय कहाँ था, तो इस प्रांत का मुख्यालय था आगरा में। आगरा से बदलकर कहाँ कर दिया जाता है, प्रयागराज में कर दिया जाता है। तो जो 1836 में जो उत्तर पश्चिमी प्रांत का मुख्यालय कहाँ था, आगरा था, उसे जो है 1858 में आगरा से बदलकर कहाँ कर दिया जाता है, प्रयागराज में। नेक्स्ट पॉइंट है 1869 ईस्वी में आगरा से उच्च न्यायालय को स्थानांतरित करके इलाहाबाद में स्थापित कर दिया गया। ये भी याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से जो है क्वेश्चन स्टैटिक जीके में बन जाएगा। नेक्स्ट है आपका वर्ष 1887 में इस प्रांत का नाम बदलकर आगरा और अवध संयुक्त प्रांत कर दिया जाता है। फिर इसके बाद क्या होता है कि उत्तर पश्चिम प्रांत जो नाम रखा गया था उत्तर प्रदेश का, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया जाता है, तो उसका नाम कर दिया जाता है आगरा और अवध संयुक्त प्रांत कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि नवंबर 1925 में प्रदेश की राजधानी इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित कर दी गई। फिर इसके बाद क्या होता है कि जो है मुख्यालय या राजधानी कहाँ पर था, तो आगरा से पहले किया गया प्रयागराज, फिर प्रयागराज से कहाँ कर दिया जाता है, लखनऊ पर स्थापित कर दिया जाता है तथा प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद में ही बना रहने दिया। ठीक है, तो पहले कहाँ था, आगरा से जो है लखनऊ उच्च न्यायालय कहाँ स्थानांतरित कर दिया जाता है, तो इलाहाबाद में कर दिया जाता है। राजधानी को चेंज कर दिया जाता है, लेकिन जो है इलाहाबाद जो उच्च न्यायालय इलाहाबाद में था उसे इलाहाबाद में ही रहने दिया जाता है। तो यह भी आप याद रखें। बस आज का इतना था, थोड़ा सा और पॉइंट है। फिर इसके बाद हम इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर काफ़ी है प्रीवियस ईयर का, उसको वो मैं एक छोटे से वीडियो में बना दूंगा जो कि 10 से 12 मिनट की रहेगी। फिर आपका जो है यूपी इतिहास से संबंधित टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो वर्ष 1937 में इस प्रांत का नाम बदलकर संक्षिप्त कर इसे क्या रख दिया जाता है, तो संयुक्त प्रांत कर दिया जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी 1950 को इसे संयुक्त प्रांत कर दिया गया और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 24 जनवरी 1950 को इस क्षेत्र का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया जाता है। ये पॉइंट याद रखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, आप इस वाली पिंक लाइन को नहीं याद करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसे आप नोट डाउन भी नहीं करेंगे और मैं जब इसका PDF डालूंगा तो यहाँ पे इसको मैं पहले से ही कट कर दे रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा हमें लग रहा है कि ना मैंने रिपीट कर दिया, क्योंकि रात में लिख रहे थे और 2-3 दिन से कंटिन्यूस ये पॉइंट मतलब छाँट कर लिख रहे हैं, तो फिर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया होगा, तो उसके लिए सॉरी। तो पहले देखते हैं कि वर्ष 1937 में इस प्रांत का नाम संक्षिप्त कर क्या रख दिया जाता है, जिसका क्या नाम था पहले, तो आपको दिखा दें। तो संयुक्त प्रांत का पहले क्या नाम था, तो इसका नाम था, यहाँ पे आप देखेंगे, एक सेकंड मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसका नाम था पहले आगरा और अवध संयुक्त प्रांत था। तो इसका नाम संक्षिप्त करके क्या रख दिया जाता है, तो इसका नाम संक्षिप्त करके रख दिया जाता है संयुक्त प्रांत। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 24 जनवरी 1950 को इस क्षेत्र का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया और 24 जनवरी 1950 को भारत के गणतंत्र मतलब जो होता है लोगों का तंत्र बनने के साथ ही यह भारतीय संघ का एक राज्य बन गया। तो आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के प्राचीन इतिहास से लेकर आधुनिक इतिहास तक, मतलब उत्तर प्रदेश के पुराने नाम से लेकर नए वास्तविक स्वरूप नाम तक आने तक हमने पूरा सफर कंप्लीट कर लिया। इससे संबंधित जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे उसे मैं शाम तक नहीं तो फिर कल अपलोड कर दूंगा। आप सभी परेशान ना हो, जब तक आपका भाई है आपको एक भी यूपी स्पेशल से संबंधित प्रॉब्लम नहीं होने देगा। तो बस आप सभी लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, मतलब इसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।